Hey everyone. Good evening, everyone. Evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। चलो आज केड्रो और प्रोडक्शन कोड कैसे लिखते हैं हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आज। आज सिर्फ दो लोग नहीं है, सुशांत और मोनिका, तो लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। रोहित भी नहीं है शायद सर आज। हाँ राइट, रोहित भी नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, वो भी बाद में रिकॉर्डिंग देख के कवर करेंगे। चलो अब बताओ कि किसने किसने कंप्लीट किया है एटलीस्ट वो स्पेस फ्लाइट वाला ट्यूटोरियल। रन करके देखा है, वो इंस्टॉल करके हो रहा है। रन करके देखा हो रहा है। तो केड्रो रन करके प्रेडिक्शन मिल रहा है आपको? हाँ, विजुअलाइजेशन तक मिल गया, प्रेडिक्शन का पता नहीं किया। विजुअलाइजेशन का मैंने क्या है, केड्रो रन हुआ है, केड्रो रन प्रॉपर्ली हुआ है। मैंने सर उसका आइरिस का और किया तो उसी साहब दोनों किए तो आइरिस भी किया था मैंने उस पर विजुअलाइजेशन और कौन सा किया था? आइरिस आइरिस वाला। का। हाँ अच्छा अच्छा, गुड। और बाकी लोग? प्रकाश? मैंने चालू किया है, अभी पूरा करना बाकी है सर। वेद? कल तक हो जाएगा सर मेरा। अभी ठीक 2-3 दिन में कर ट्राई। हम्म सर मैंने भी जैसे स्टार्ट किया है। ठीक है, चलो तो चलो तो हम जनरली क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोसेस में समझाता हूँ आपको। फिर बाद में हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कैसे होता है यहाँ पे, और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कैसे होती है। ये पूरा प्रोसीजर हम समझ लेंगे आज। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास कोलैब में स्क्रिप्ट है, राइट? मान के चलो कि ये कुछ स्क्रिप्ट है, यहाँ पे डेटा है, आप प्रोसेस कर रहे हो, मॉडल बना रहे हो, ये मॉडल बन गया। अब आपके पास क्या हो रहा है कि हर महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आपके पास नया डेटा आ रहा है। अब नया डेटा आने के बाद आपको फिर से रीट्रेन करना है आपका मॉडल। जब अब कौन से केस में आपको रिट्रेन करना है, रिट्रेन करने की कब कब नौबत आती है हमारे ऊपर, रिट्रेन कब कब करना है? जब अपने पास न्यू डेटा है, राइट? न्यू डेटा, अगर आपके कंपनी के पास न्यू डेटा आया तो अगर ज्यादा डेटा है तो मॉडल अपना बेहतर परफॉर्म करेगा, राइट? तो न्यू डेटा आने के बाद रिट्रेन करेंगे। और कब रिट्रेन करेंगे? फीचर्स अगर ऐड हो गए तो। फीचर्स, न्यू फीचर्स, ठीक है, न्यू फीचर्स। गुड। इफिशियंसी बढ़ाने के लिए उसको बोलते हैं कंसेप्ट ड्रिफ्ट होना, या फिर न्यू फीचर्स आ गए तो पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया ना। अब फिर डेटा ड्रिफ्ट बोलते हैं उसको, डेटा ड्रिफ्ट। अब डेटा ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्टिंग होती है कॉलम्स में। अब मान के चलो कि पहले नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक कॉलम था और सैलरी थी। अब 2020 के बाद पूरा चेंज हो गया है। अब पहले क्या था? 5 साल का एक्सपीरियंस तो उसकी सैलरी 10 लाख, 10 साल का एक्सपीरियंस तो उसकी सैलरी हार्डली 20 लाख, इस टाइप होता था। अब 2020 के बाद क्या हुआ? यहाँ पे ही चेंज होने लगे। अब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। अब 5 लाख का बंदा 20+ है, 5 लाख 20 कम, या फिर 2 लाख 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा भी आजकल 10 की डिमांड करता है। यस सर। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि डेटा की ड्रिफ्टिंग हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। अब
नहीं तो मेरा मॉडल क्या करेगा, मेरा मॉडल तो इस पुराने डेटा के ऊपर सीखा है उसने। अब 5 साल का एक्सपीरियंस के बंदे को कितनी सैलरी होनी चाहिए मैं मतलब पूछ रहा हूँ मेरे मॉडल को, तो ये बता रहा है कि 10 लाख। अब 10 लाख में तो कोई बंदा तैयार ही नहीं होगा काम करने के लिए जो जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। तो मेरा मॉडल फिर अच्छा आंसर नहीं दे रहा है इस केस में, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माई वैल्यूज इन द सेम कॉलम आर चेंजिंग नाउ। तो इसको बोलेंगे हम काइंड ऑफ डेटा ड्रिफ्ट। डेटा ड्रिफ्ट का क्या होता है, मान के चलो कि पहले ऐसा था डेटा हमारा, और एक्स और वाई की वैल्यूज कुछ इस तरह थी, यहाँ 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 ये वाली थी, इसी रेंज में थी। अब क्या हो रहा है, डेटा ड्रिफ्ट हो रहा है, ऐसे बन गया। अब ये वैल्यू थोड़ी सी आगे आगे चली गई, राइट। और कंसेप्ट ड्रिफ्ट यानी नए कॉलम्स ही पूरे ऐड हो गए, या फिर नेचर ऑफ प्रॉब्लम चेंज हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही चेंज हो गया, उसको बोलेंगे हम कंसेप्ट ड्रिफ्ट। आगे जाके पढ़ेंगे ये सारी चीजें जब हम मॉडल मॉनिटरिंग पढ़ेंगे। मॉडल मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग अब ये एंड टू एंड फ्लो भी मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली होता कैसे ही है। पहले तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि रीट्रेन करने की जरूरत क्यों होती है मॉडल को, ताकि हमारे पास अब डेटा चेंज है, रिक्वायरमेंट चेंज है, डेटा ड्रिफ्ट है, नया डेटा आ गया, उन सब के कारण हमें मॉडल को रीट्रेन करना है और नया मॉडल पब्लिश करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई भी एक ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क बनाएंगे। ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क, ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क क्या करेगा, जैसे केड्रो है, केड्रो क्या है, ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है, वैसे ही अलग अलग क्यू फ्लो भी है आपके पास। ये अलग अलग ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क्स है, कोई भी यूज करो, नहीं तो आपका खुद का बनाओ। टॉर्च सर्व है काइंड ऑफ, वो भी डिप्लॉयमेंट फ्रेमवर्क। अब ये ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क से क्या होता है, एक हमारा मॉडल सॉरी पूरा स्क्रिप्ट जो होता है ये प्रोडक्शन रेडी होता है, प्रोडक्शन रेडी भी होता है। मॉड्यूलराइज वे में हम कोड लिखते हैं, मॉड्यूलराइज वे में, और स्टैंडर्डाइज वे में। स्टैंडर्डाइज होता है ये पूरा प्रोसेस, नहीं तो हमारा कोलैब वाला प्रोसेस थोड़ा ही स्टैंडर्डाइज है। वो तो कोलैब तो प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे हम, किसी ना किसी ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क को यूज करना पड़ेगा हमें डिप्लॉय करने के लिए, और CI/CD बनाने के लिए पूरा ही। अब आपके पास स्क्रिप्ट है, आपने प्रोडक्शन रेडी .py फाइलें अलग अलग बनाई है, जो क्या आपने देखा है, nodes.py, pipeline.py, ये पूरा फ्रेमवर्क आपको थोड़ा थोड़ा पता है। मैं फिर भी वॉक थ्रू दूंगा आपको अगले लेक्चर में। ये हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे और एंड टू एंड केड्रो में प्रोजेक्ट करेंगे, ताकि आपको वो अंदाजा आ जाए। बट आज तो सिर्फ ओवरव्यू देना चाहता हूं मैं आपको कि ये होता कैसे है। अब ये स्क्रिप्ट है मेरे पास, स्क्रिप्ट बन गई, पूरा ये बन गया, राइट, आपका केड्रो। अब आपने भी देखा है सिर्फ यहाँ पे केड्रो रन करना पड़ता है हमें, राइट। अब केड्रो रन करने के बाद एक पाइपलाइन ऑटोमेटिकली रन होती है। पाइपलाइन रजिस्ट्री में जो भी आपने रजिस्टर किया हुआ है पूरा पाइपलाइन रन हो जाएगा। इवन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग रन हो जाएगी, CI रन हो जाएगा, CT रन हो जाएगी, राइट। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करना चाहोगे, कंटिन्यूअस डिलीवरी करना चाहो, या फिर इन्फरेंस करना चाहोगे, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग या फिर मैं बोलता हूँ इन्फरेंस, ये दोनों आप कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आपने क्रोन जॉब वगैरह एक्सटर्नल कुछ चीजें यूज की तो आपको ये कंटिन्यूअस, आप यहाँ पे कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको ये कमांड रन करवानी है हर बार, उसको केड्रो रन बोल के ये कमांड एक बार रन हो गई, कुछ शेड्यूलिंग किया आपने शेड्यूलर से, तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। जैसे मैं अभी ये केड्रो यूज नहीं कर रहा हूँ, और पिछले प्रोजेक्ट में, पिछले कंपनी में हम क्या करते थे कि ये केड्रो रन मैन्युअली करते थे हर बार। ये होता क्या था, कैसे था, मान के चलो कि एक EC2 का इंस्टेंस, एक सर्वर दिया है
हमें मिला है। सर्वर इस टाइप दिखेगा आपको, अगर पुट्टी से एक्सेस कर रहे हो, या फिर आपने तो सर्वर देखे होंगे, राइट, EC2। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आगे जाके हम वो भी देख लेंगे। बट सर्वर भी कुछ इस टाइप लिनक्स की मशीन टाइप दिखता है, ये वाला। और सेम आप यहाँ पे जो कमांड लिख रहे हो, एलियस माने राइट, जो जो भी अपने पास उस डायरेक्टरी में फाइल है, वो फाइल है वो शो करेगा। CD MKDIR वो सारी कमांड्स यहाँ पे भी रन हो जाएगी, सर्वर पे भी। ये काइंड ऑफ सर्वर है। सर्वर मतलब एक लैपटॉप दिया गया है, उसका सिर्फ इंटरफेस विंडोज ऐसा नहीं है, उसका इंटरफेस इस टाइप है, लिनक्स टाइप, काफी इंटरफेस होता है वो। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं प्रोजेक्ट में जाऊंगा और सिंपली केड्रो रन बोलूंगा, दैट्स इट, ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा प्रोजेक्ट। कुछ करने की जरूरत है नहीं, मॉडल अपने आप ट्रेन होके, मैं एक एक्स्ट्रा नोड भी बनाऊंगा कि उस फोल्डर में जाके वो मॉडल सेव भी हो जाएगा। ये पूरी एंड टू एंड प्रोसेस, बट यहाँ पे ऐसा है कि ह्यूमन इन द लूप है ये प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम मैन्युअल प्रोसेस या फिर ह्यूमन इन द लूप। इन द लूप डिप्लॉयमेंट। अब एक बार मॉडल क्रिएट होने के बाद हम केड्रो तो काफी सिंपल है। केड्रो में क्या होता है कि ये पूरा जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, ये इन्फरेंस भी खुद ही करता है। बट यहाँ पे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और डिलीवरी के लिए थोड़े से टूल्स उन्होंने शायद दिए हैं, वो हमें एक्सप्लोर करने होंगे खुद से। CI/CD कैसे कर सकते हैं हम, एडवांस हुक्स वगैरह कैसे है, स्पार्क का, और डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हो आप। अगर डिप्लॉयमेंट सेक्शन में देखोगे, अब कोड तो रेडी हो गया आपका, मान के चलो, तो उसको डिप्लॉय करना है। तो डॉकर से भी आप उसको कंटेनराइज कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ वो भी कंटेनर कैसे काम करते हैं। यूज अ कंटेनर बेस्ड अप्रोच और यूज अ CLI और पैकेज मोड, ये दोनों से हम कर सकते हैं। और अलग अलग यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन उन्होंने दिया भी है, क्यू फ्लो का वर्क फ्लो भी है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो, एयर फ्लो कर सकते हो, अमेजॉन सेजमेकर में भी कर सकते हो, यही वर्टेक्स AI में भी कर सकते हो, GCP के। ये अलग अलग AI प्लेटफॉर्म है। वर्टेक्स AI GCP का AI प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट, टूल है। अब एक केड्रो वर्टेक्स AI प्लगइन आती है, उसको इनेबल करके आपको सिर्फ उसको डिप्लॉय करना है एंड पॉइंट के ऊपर। ये है अपनी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, सिर्फ आपको हर बार केड्रो रन करना है और ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसी में आप कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा, जो कोड आप जब भी अपडेट करना चाहोगे, मान के चलो कि आज लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपने मॉडल बनाया, बट आपके पास रिट्रेन करने की वजह ये है कि आपको एडवांस मॉडल्स अब यूज करने हैं, पुराने मॉडल्स को रिटायर करना है। ये भी एक रिट्रेन करने का रीजन हो सकता है, राइट। रिट्रेन क्यों करना है, क्योंकि अब मार्केट में एडवांस मॉडल्स आ गए हैं, तो हमें क्या करना है, पुराने मॉडल्स को रिटायर करना है और नए मॉडल्स डिप्लॉय करने हैं। अब नए मॉडल्स डिप्लॉय करने के लिए आपको फिर से ये रिट्रेन करना पड़ेगा उस नए मॉडल पे। तो फिर से ये केड्रो रन कर दो उसको, ये पूरी पाइपलाइन रन होके जो जो भी आपने लॉजिक लिखा है उसको फॉलो करते हुए क्या करेगा, वो मॉडल को किसी एक बकेट में, फोल्डर में अपलोड कर देगा आपके लिए। एक बार मॉडल अपलोड हो गया तो एक इन्फरेंस पाइपलाइन रेडी करनी है आपको, इन्फरेंस पाइपलाइन, और वो सिर्फ बाद में केड्रो रन डैश डैश पाइपलाइन इक्वल्स टू इन्फरेंस पाइपलाइन, बस इतना ही लिखते जाना है। और ये क्रोन जॉब की मदद से या फिर जैसे भी आप चाहते हो
आप उसको शेड्यूलिंग करो। ये आता है बैच प्रोसेसिंग के लिए काम। ये काम कैसे करता है? ये बैच प्रोसेसिंग के लिए करता है। जब भी नया डेटा आता है, हर 10 दिन में, हर 7 दिन में, या फिर डेली भी, तो ये हर वक्त रन होगा। ये कमांड केड्रो रन डैश डैश पाइपलाइन इक्वल टू IP, बस इतनी ही कमांड हो, हर रोज रन करेगा शेड्यूलर आपका। तो इसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। इसके अपोजिट होती है ऑनलाइन प्रेडिक्शन। बैच प्रेडिक्शन वर्सेस ऑनलाइन प्रेडिक्शन। अब ऑनलाइन में क्या होता है? एक आपको एक URL मिलती है यहाँ पे ऑनलाइन प्रेडिक्ट करने के लिए। अब ये ऑनलाइन प्रेडिक्शन कैसे करोगे आप, या फिर ये क्यों करते हैं? ये रियल टाइम प्रेडिक्शंस होते हैं। रियल टाइम मतलब अभी भी हिट किया आपने, एक रिक्वेस्ट भेजी तो आपको ये रिस्पॉन्स देगा। रियल टाइम प्रेडिक्शन बोलते हैं उसको हम। एक रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे? उसके 2 वे है। APIs। पहला है API यूज करना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज करना, राइट। API कैसे यूज करोगे आप? कर्ल कमांड होती है, कर्ल पोस्ट कमांड होती है। कर्ल पोस्ट कमांड से, इसीलिए मैंने आपको ये जोमेटो वाला प्रोजेक्ट जो दिया था उसी के लिए दिया था। आपने जो किया है ना वहां पे अंदर जो फ्लास्क एप्लीकेशन बनाई है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो उसको, यस। राइट। यस कर्ल पोस्ट, और उसके बाद कुछ आपको आप लिखते हो कि इनपुट का फॉर्मेट कैसे है, और इनपुट फाइल एक भेजते हो, और एक URL भेजते हो। URL http//0.0.0.0 या फिर लोकल होस्ट लिखते हो यहाँ पे आप, लोकल होस्ट, और कोलन करके 8080 पोर्ट नंबर आप लिखते हो। ये वाली जो कर्ल कमांड होती है, ये आपको ये क्या करते हैं? डायरेक्ट इसको हिट करती है। बट उसके लिए आपका एप्लीकेशन रन करना चाहिए। आपने जो यूविकॉन कमांड है आपकी, आपने जो भी कमांड यूज की है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, राइट, वही सेम कमांड आपको रन करनी है। और आपको एक URL मिलेगी। इस URL को आप यूज कर सकते हो API को हिट करने के लिए। आपका API क्या है? ये है आपका API HTTP वाला। इसको हम API बोलेंगे। API कुछ नहीं होता है, URL है हमारे केस में। इसको आप हिट करोगे तो रियल टाइम प्रेडिक्शन मिलेंगे। रियल टाइम आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे, आपको प्रेडिक्ट करके देगा। और दूसरा, आपने जो बनाया ये API नहीं है। API तो बन गया है, बट आपने यूज नहीं किया अभी तक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसने, जो भी आपने लेक्चर वो देखे हैं 8-9 लेक्चर, राइट, उसमें उसने API को हिट किया है यूजिंग कर्ल पोस्ट। उसने क्या किया है? एक UI बनाया है आपके लिए, और UI में से एक बटन दिया है प्रेडिक्ट नाम का, और कुछ वैल्यूज दिए हैं, इनपुट X वैल्यूज, और आप यस। प्रेडिक्ट एक बटन दिया है, राइट। आप प्रेडिक्ट बटन दबाओगे तो ये क्या करेगा? आपको प्रेडिक्ट करके दे देगा। हाँ, ये वो वो सिर्फ चीज लोकल मशीन पे ही लर्न हो रहा है। ये लोकल मशीन में ही रन होता है, यहाँ पे बाहर नहीं होगा वो। लोकल मशीन पे जो भी आप रन कर रहे हो वही सेम रिप्लिकेट हम करते हैं किसी भी एंड पॉइंट, क्लाउड के एंड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये लोकल अगर आप समझ लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा? वो URL चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे URL अगर वर्टेक्स AI के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या आएगी? AI प्लेटफॉर्म डॉट गूगल APIs डॉट कॉम स्लैश endpoints स्लैश endpoint का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्लैश वो कौन से रीजन में आपने डिप्लॉय किया है मॉडल, US वेस्ट, US सेंट्रल, राइट। अलग अलग सर्वर्स होते हैं, वो अलग अलग जगह पे उनके होते हैं। तो US सेंट्रल 1, US वेस्ट 1, या फिर इंडिया में सर्वर है तो उसका अलग सा कोड होगा। ये वाला होता है। फिर बाद में आपका एंड पॉइंट का एक नाम होता है, जो भी है, सॉरी, एंड पॉइंट का एक नंबर। ऐसे बड़ी लंबी चौड़ी URL होती है इनकी। ये एक्चुअली USC1 यहाँ पे पहले ही आता है शायद, USC1 डॉट AI प्लेटफॉर्म डॉट गूगल APIs डॉट कॉम वगैरह वगैरह वगैरह।
ये पूरा एक लंबा चौड़ा यूआरएल मिलता है आपको जब आप आपके एप्लीकेशन को एंड पॉइंट पे डिप्लॉय करते हो, तब इतना बड़ा मिलता है वो। सेम बाकी तो प्रोसीजर सेम है। यूआई हम क्रिएट ही नहीं करते रियल टाइम में कभी भी, ये अपना काम नहीं है। एज अ डेटा साइंटिस्ट अपना काम नहीं है। अपना काम एपीआई क्रिएट करके उन लोगों को देना है, फ्रंट एंड वालों को। जो एप्लीकेशन फिर बाद में तैयार करते हैं, उनका काम है इस एपीआई को कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे इंटीग्रेट करना है यूआई में। ये अपना काम नहीं है एटलीस्ट। बट आपको ये भी पता चल गया है वो प्रोजेक्ट करने के कारण कि आप भी एक यूआई बना सकते हो। अब ये क्या करते हैं हम, ये पूरा जो एप्लीकेशन है मल्टीपल टूल्स यूज करते हैं यहाँ पे भी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में। वो टूल्स कौन से हैं? एक तो आपने डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए आप वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करते हो, या फिर पोएट्री यूज करते हो पैकेज मैनेजर। एज अ पैकेज मैनेजर पैकेज कैसे मैनेज कर रहे हो आप, कौन सा स्किप करना चाहते हो, कौन सा नहीं स्किप करना चाहते हो, जो भी लॉजिक है आप यहाँ पे लिख सकते हो इसमें पोएट्री में। तो जनरली पोएट्री सब जगह पे यूज होता है। आप कहीं पे भी जाओ, कौन सी भी रेपो देखो, जैसे यहाँ पे शायद ये केड्रो की रेपो है, उन्होंने तैयार की हुई रेपो है। आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी उन्होंने पोएट्री फ्रेमवर्क यूज किया है। ये पैकेज मैनेजर है poetry.toml। यहाँ पे भी आप डिपेंडेंसी लिख सकते हो जो भी आपको डाउनलोड करनी है। बट हमने अभी तक VENV सीखा है, राइट? VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट एज अ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल। और जो केड्रो है वो सॉरी जो पोएट्री है, पोएट्री जो पोएट्री है वो डिपेंडेंसी एज वेल एज पैकेज मैनेजमेंट टूल है। वो दोनों मैनेज करता है, पैकेज भी मैनेज करता है। अब पैकेजिंग क्यों रिक्वायर्ड है और कंटेनराइज कैसे करते हैं हम एप्लीकेशन को। अब ये पूरा कोड है। पूरा कोड क्या होता है, कभी कभी मेरे मशीन में तो चलता है बट मैं अगर ट्रांसफर करूँ आपके पास तो रन नहीं होगा, वो रन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इवन VENV है, सब कुछ है, बट हम क्या करते हैं सेफ साइड उसको कंटेनराइज करते हैं। कंटेनराइज मतलब क्या, जो भी आपने पूरा ये कोड लिखा है उसको हम पैकेज बोलते हैं आगे से, ठीक है? कोड इक्वल टू पैकेज। अब कोड बेस जो है आपका पूरा डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर और वो सब, इसको मैं आगे से पैकेज बोलूंगा। तो समझ लेना कि ये नथिंग बट कोड है हमारा। अब ये पैकेज कैसे मैनेज करते हैं, उसको कंटेनराइज करना पड़ता है। अब कंटेनराइज करते वक्त आप क्या करते हो, एक एप्लीकेशन बनाते हो। इस एप्लीकेशन को अब केड्रो क्या है, एक एप्लीकेशन बनाता है आपके लिए, राइट? ये जो भी है, आपने जो जोमेटो को रेटिंग प्रेडिक्शन किया है वो भी तो एक एप्लीकेशन है। उसको हम एप्लीकेशन बोलेंगे अब, क्योंकि हम उसको फाइनल यूज के लिए उसका यूज करने वाले हैं, राइट? जो भी बिजनेस यूज केस है उसके लिए उस एप्लीकेशन का। अब रियल टाइम में होता कैसे है, तो जब मैं बोलता हूं कि मैं मॉडल डिप्लॉय कर रहा हूं तो ये मॉडल नहीं होता, ये होता है पूरा कंटेनर डिप्लॉय करते हैं हम, कंटेनर। क्योंकि मॉडल सिर्फ मैंने अगर मान के चलो कि मैंने सिर्फ मॉडल दे दिया आपको और मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, बट उसके लिए मान के चलो कि मेरा डेटा ऐसा है, एक्सपीरियंस और जेंडर, और वाई वेरिएबल है हमारा सैलरी। अब एक्सपीरियंस और जेंडर था मेरा मेल फीमेल में ऐसे करके, और एक्सपीरियंस 5-10 और सैलरी 10 लाख 20 लाख ऐसे कुछ थी। तो ट्रेनिंग देते वक्त मैंने क्या किया था, इसको चेंज किया था वन हॉट एनकोडिंग से या फिर लेबल एनकोडर से, और तब जाके मुझे एक मॉडल मिला है। अब ये मॉडल जब हम model.pickle फाइल को जब हम यूज करना चाहेंगे फॉर प्रेडिक्शन, तो ये इनपुट क्या लेगा, सिर्फ नंबर्स लेगा। ये Yes, sir. फीमेल नहीं लेता ये, राइट? तो उसके लिए यहाँ पे भी ये प्री प्रोसेस डेटा, क्लीन डेटा सब कुछ करके इस मॉडल को फिट करना पड़ता है, मॉडल को भेजना पड़ता है हमें। तो सेम प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं बिफोर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू मॉडल। सेम प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स
जो हमने ट्रेनिंग के लिए यूज की थी वो सेम प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हम अब इन्फरेंस के लिए भी, ये इन्फरेंस है, इन्फरेंस निकालना है, अब ये प्रोसेस सेम प्रोसेस हम इन्फरेंस के लिए यूज करेंगे, जो जो यहाँ पे की थी, जो ये पूरा यहाँ पे भी अब होगा प्री प्रोसेसिंग उसके। अब मान के चलो कि एक रिक्वेस्ट आई है, वहां पे लिखा है कि 20 साल मेल, और अब यहाँ पे तो नंबर नहीं है, राइट, वो तो हमारा मॉडल देगा। अब इस मेल को, ये क्या होता है, इस प्रोसेस को कैसे हम प्रोसेस करते हैं, इस रिक्वेस्ट को ये 20 करेंगे, मेल को 0 करेंगे, अब जाके मेरा मॉडल समझ पाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वेस्ट आई है, उसके हिसाब से वो प्रेडिक्ट करेगा। इसलिए प्री प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट भी जाती है। जब एंड पॉइंट में बोलता हूँ एंड पॉइंट पे डिप्लॉय करना, तो एंड पॉइंट पे सिर्फ मॉडल डिप्लॉय नहीं होता है, एंड पॉइंट में पूरा उसका ये पूरा कंटेनर डिप्लॉय करता है। और अब उस कंटेनर में क्या होता है, पूरा ही कोड होता है, पूरा कोड, उसको बोलते हैं हम हैंडलर प्रोग्राम। अब इस प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट को हम वेरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हैंडलर प्रोग्राम। ये हैंडल क्या करता है, इनकमिंग रिक्वेस्ट हैंडल करता है। इसलिए हम सेम प्री प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट तो हम सीखने के लिए यूज करेंगे, बट कंपनी में अंदर जाने के बाद वो आप शब्द चेंज करोगे, वर्ड चेंज करोगे और बोलना शुरू करेंगे हम हैंडलर प्रोग्राम। ये हैंडलर प्रोग्राम क्या करता है, आपको पूरा लॉजिक उसमें होता है कि पहले ये प्री प्रोसेसिंग करो, उसके बाद डिफाइन करके इन्फरेंस निकालो, इन्फरेंस में ये जो प्रोसेस्ड डेटा है, ये वाला डेटा एज अ रो में उसको ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ये फंक्शन यूज करता हूँ मैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट रो, राइट। रो, इस रो को प्रेडिक्ट करना है तो मुझे, मैं ये लिखूंगा, और रिटर्न में क्या लिखूंगा, रो, सॉरी, रिटर्न में क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं प्रेड करूंगा, राइट, प्रेड इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट रो, और रिटर्न में प्रेड, बस इतना लिखूंगा। ये पूरा मैं हैंडलर स्क्रिप्ट में लिखूंगा, हैंडलर प्रोग्राम में। ये हैंडलर प्रोग्राम कैसे बनता है, ये पूरे जितना भी लगता है अपने इन्फ्रेंस के लिए, वो सारी स्क्रिप्ट मिला के हम उसको हैंडलर प्रोग्राम बोलते हैं। उसमें प्री प्रोसेसिंग, मेनली प्री प्रोसेसिंग आता है और मॉडल प्रेडिक्शंस आते हैं उस प्रोग्राम में। अब इसको कंटेनराइज करते हैं। अब तो कंटेनराइज कैसे करते हैं, पैकेज उसका कैसे बनाते हैं, कंटेनराइज करना यानी क्या करना। अब कंटेनराइज करने के लिए दो टूल्स, एक टूल होता है डॉकर बोलते हैं हम उसको। अब ये डॉकर के टू कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट टू कंपोनेंट्स होते हैं। अब डॉकर डेमोन वगैरह इसमें सब में नहीं जाऊंगा मैं आज के लिए, बट डॉकर में उसके दो मेन कंपोनेंट्स है, एक तो डॉकर फाइल है और दूसरा है इमेज। इमेज का मतलब कंटेनर, नॉर्मल लैंग्वेज में ये प्रॉपर कंटेनर है। डॉकर फाइल से इमेज बनती है कभी भी, बट उससे भी पहले आपके पास एक फ्लास्क एप्लीकेशन होना चाहिए, एक app.py फाइल होनी चाहिए। मान के चलो कि आपने पास एक app.py फाइल है। अब ये प्रोसेस केड्रो की प्रोसेस से कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे केड्रो कहीं पे भी नहीं है। केड्रो का एंड टू एंड आपको बताया मैंने, CI कंटिन्यूअस ट्रेनिंग भी कैसे होती है और इन्फ्रेंस के लिए भी कैसे वो यूज होता है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन भी हम उसी में ऐड करेंगे, और डिलीवरी मतलब वही एप्लीकेशन बार बार रन करना है, तो वो तो काम एकदम सिंपल है केड्रो की मदद से। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर यही सेम एप्लीकेशन केड्रो अपने को वर्टेक्स AI के ऊपर डिप्लॉय करना है, तो ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लाइटली चेंज होगी। ये पूरे केड्रो का हम एक app.py फाइल बनाएंगे, इसको यूज करके एक वन मोर फाइल होगी सिमिलर टू app.py फाइल होगी, और ये फाइल आपने को डिप्लॉय करनी पड़ती है। थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है आप केड्रो की केस में, बट जनरली यहाँ पे अब क्या हो रहा है, इस वाले में आपके पास एक कोड है ऑलरेडी। अब कोड कैसे दिखता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, शायद मेरे पास एक ओपन किया हुआ फर्स्ट
फास्ट एआई वेब ऐप है। यहाँ पे देखो हमारे पास अब जितना भी कोड लगता है मेरे को एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो सारा कोड यहाँ पे है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं कर रहे बिल्कुल भी। ये कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज मतलब ये मैंने खुद बनाया है, ऐसा मानो। अब किसी ने नहीं हमें बना के दिया, ये हमने ही बनाया है। अब हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक main.py फाइल बनाई। अब main.py फाइल जो होती है ये एप्लीकेशन है फास्ट। ये जैसे आपका फ्लास्क एप्लीकेशन है, वैसे ही ये फास्ट एपीआई एप्लीकेशन है। वहां पे आप देखोगे तो हम मॉडल को कॉल कर रहे हैं, हम पांडास डीएफ को कॉल कर रहे हैं, राइट। पांडास डीएफ को मतलब एक डेटा फ्रेम है मेरे पास, वो भी कॉल कर रहा हूं मैं। उसका कन्वर्जन एम्बेडिंग्स में किया है, मतलब नंबर्स में किया है, वो एम्बेडिंग्स फाइल में इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये आगे जाके हम देखेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग जो भी रिक्वायर्ड है फाइलें, वो मैं सारी पहले इंपोर्ट करूंगा। अब यहाँ पे दो मेथड्स यूज करूंगा मैं, एक गेट होती है और दूसरा पोस्ट होती है। रियल टाइम में भी यही दो से मेथड जनरली होती है 95% केस में। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पहली मेथड क्या कर रही है, यहाँ पे गेट मेथड है। तो गेट मेथड क्या करेगी, सिर्फ ये इस एप्लीकेशन को या फिर इस एपीआई को कंटिन्यूअसली सिर्फ हिट करेगी, सिर्फ देखेगी कि एप्लीकेशन लाइव है कि नहीं, अप एंड रनिंग है कि नहीं। कंटिन्यूअसली पिंग करेगी, हेल्थ चेक काइंड ऑफ थिंग है वो, सर्वर की हेल्थ चेक करना, बस। बाकी कुछ नहीं होता है इससे। बस हम ये एप्लीकेशन गुड स्टेट में है कि नहीं है, वो हम चेक करते हैं। तो ये डिफॉल्ट कोड ऐड होता है। और दूसरा बहुत काम का कोड तो ये है अपना सिमिलैरिटी वाला। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी कोई नया पेटेंट आता है मेरे पास, वो मैं देख रहा हूँ कि ये पेटेंट पुराने वाले कौन से पेटेंट से मैच हो रहा है और कितने % मैच हो रहा है। तो इसकी पूरी एक प्री प्रोसेसिंग यहाँ पे लिखी है कि क्या करो, जो भी एक क्वेरी नहीं आती है, क्वेरी तो नहीं आएगी, राइट। अब एक नई क्वेरी आने के बाद मैं लिखूंगा, मान के चलो कि मैंने एक पेटेंट कार्य किया है या फिर पेटेंट का एप्लीकेशन किया है। अब एप्लीकेशन तो इंग्लिश में होगा, तो वो क्या कर रहा है, मेरे मॉडल को तो इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो एक मॉडल यूज कर रहा हूं मैं एनकोडिंग करने के लिए। ये क्या कर रहा है, ये मॉडल मुझे नंबर टू एम्बेडिंग दे रहा है, मतलब सॉरी अल्फाबेट टू नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग है ये। फिर उसके बाद मैं पाइटॉर्च की कोसाइन सिमिलैरिटी यूज करके वो इस क्वेरी एम्बेडिंग और मेरी सेव हुई, मतलब मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो किससे मैच करता है वो देखना है मुझे। तो इसकी भी एम्बेडिंग लगेगी। इसकी एम्बेडिंग का मतलब क्या है, उसका न्यूमेरिकल फॉर्म, किसी भी एक इनपुट का न्यूमेरिकल फॉर्म को हम एम्बेडिंग बोलते हैं। नाम बड़े बड़े हैं, अंदर कुछ नहीं है खास। तो ये एम्बेडिंग हो गई। ये दो एम्बेडिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं और उनकी सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने के बाद की एक और स्टेज आती है, कौन कौन से कॉलम मुझे देखने हैं उसमें। तो पेटेंट आईडी, टेक्स्ट और सिमिलैरिटी स्कोर भी मुझे चाहिए कि मैच तो हो रहा है, बट कितना % मैच हो रहा है पुराना पेटेंट नए पेटेंट से। इसलिए ये स्कोर भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसको सिर्फ सॉर्टिंग कर रहा हूं मैं, ये लार्जेस्ट टॉप 10 रिकॉर्ड्स में यूजर्स को दे रहा हूं यहाँ, और उसका डेटा फ्रेम बना रहा हूं, जो भी पोस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको। यहाँ यहीं पे आपका कोसाइन स्कोर्स मिल गए। बाकी तो आप मतलब पोस्ट प्रोसेस कर रहे हो। पोस्ट प्रोसेस मतलब इन्फ्रेंस की बाद की प्रोसेस, इन्फ्रेंस मिलने की बाद की प्रोसेस है ये। उसको विजुअलाइज भी कर रहे हो आप डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ्स यूज करके, और ये सब यूज करके आपने एक एप्लीकेशन बनाया है। ये वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज आप रिटर्न में लेके आ रहे हो। देखो यहाँ पे पूरा अपने रिटर्न, और इसके लिए जो भी फाइलें लगती है HTML वगैरह, ये हमने ऐड की है ऑलरेडी। आगे जाके आप देखोगे इसके ऊपर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं बना हुआ, ये प्रोजेक्ट 2 महीने में हुआ है। तो इसलिए आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा अंदर कोड क्या लिखा है,
बट आपको ओवरऑल लॉजिक समझना है सिर्फ आज कि इस टाइप आप क्या करते हो, एक फास्ट एपीआई या फिर फ्लास्क एपीआई अब एप्लीकेशन बनाते हो। जो आपने फ्लास्क बनाया है, फास्ट भी सिमिलर ही है, सिर्फ फ्लास्क क्या है, फ्लास्क स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। फास्ट एपीआई, अब फास्ट एपीआई थोड़ा सा बेटर एज कंपेयर टू फ्लास्क है। ये एप्लीकेशन तैयार होने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डॉकर फाइल क्रिएट करूंगा। अब ये डॉकर फाइल क्या बोलेगी, इन सारी फाइल एक तो क्या करेगी डॉकर फाइल, और डॉकर फाइल का मतलब क्या होता है, डॉकर फाइल में कुछ लॉजिक्स लिखते हैं हम, जैसे कि एक लिखते हैं शुरुआत में फ्रॉम का मतलब ये होता है कि आप डॉकर फाइल एक फाइल होती है, सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है। इसमें लॉजिक लिखते हैं हम कि डॉकर एक इस इमेज को कैसे तैयार करना है, इस कंटेनर को कैसे तैयार करना है। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर एक बॉक्स की तरह होता है, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर एक बड़ा फोल्डर होता है, कुछ नहीं। कंटेनर क्या है, एक फोल्डर है, एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में कैसे कैसे चीजें अरेंज कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने पास सिर्फ एक सर्वर है, आपका लोकल सर्वर है या फिर मशीन का सर्वर है, जो भी सर्वर है वो सिर्फ हम यहाँ से सर्वर ले रहे हैं, मतलब एक किसी पे तो वो रन हो जाए, इसलिए सर्वर नेसेसरी है। और उसके बाद हम एक, अब इस एप्लीकेशन को कौन कौन सी लैंग्वेज लगती है, मेन है पाइथन। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पाइथन 3.9 फ्रॉम पाइथन 3.9 ऐसे करके कुछ लिखता हूँ मैं, कि आप क्या करो पाइथन 3.9.8 लेके आओ इस कंटेनर में, इसमें ये करो, आप इंस्टॉल करो ये वाली चीज। फिर आप बोलते हो फ्रॉम के बाद कॉपी कमांड, कॉपी क्या करो, एवरीथिंग करो, टू एवरीथिंग। आप क्या करो, सब कुछ कॉपी करो। अब सब कुछ क्या, सब कुछ कॉपी करो, मान के चलो कि अब यहाँ पे मेरे पास मॉडल फाइल है जो कि मुझे कंटिन्यूस ट्रेनिंग के दौरान मिली है, पिकल फाइल। फिर मेरे पास app.py जो मैंने अभी फाइल दिखाई आपको, फ्लास्क एप्लीकेशन आपका, ये एक फाइल है। और आपके पास यहाँ पे तो एम्बेडिंग्स की भी फाइलें हैं, यहाँ पे अलग अलग और भी फाइलें हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग मतलब क्या, यहीं पे मुझे डॉकर फाइल ऐड करनी पड़ती है, यही इसी लेवल पे। अब मैं जब बोलता हूँ इसको डॉकर फाइल को ऐड एवरीथिंग टू एवरीथिंग, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फाइलें आप क्या करो, ये फाइल और ये फाइल इसकी रूट डायरेक्टरी में ऐड कर दो। तो ये क्या होगा, मॉडल डॉट पिकल फाइल, ये तो मेरे नॉर्मल डेस्कटॉप के ऊपर किसी फोल्डर में है, तो ये एक ऐड हो जाएगी, app.py फाइल एक ऐड हो जाएगी इस कमांड से। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद ये स्टेप हो गई, ये स्टेप हो गई। अब बोलते हो आप कि वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करो, अगर चेंज करनी है तो, नहीं तो जरूरत नहीं है वैसे तो वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना। वर्क डायरेक्टरी आपको जो भी चाहिए, ऐप चाहिए, ऐप एप्लीकेशन और जो भी चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये अलग अलग कमांड आती है, इस केस में जरूरी नहीं है ये कमांड यूज करना। कॉपी करने के बाद आप एवरीथिंग टू एवरीथिंग या फिर स्पेसिफिक फाइलें भी आप बता सकते हो, आपके पास अननेसेसरी कुछ फाइलें भी है, राइट, तो उसको तो लेना जरूरी नहीं है इस कंटेनर में इन्फ्रेंस के लिए, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। डॉट डॉट लिखने की जगह पे आप क्या करोगे, एग्जैक्ट फाइल मेंशन करोगे, ये कॉपी करो, फिर आप बोलोगे कॉपी दिस, मल्टीपल कॉपी कमांड ऐड कर सकते हो, और भी कमांड काफी सारी होती है। फिर बाद में लिखोगे आप एक्सपोज, क्या करो इस पर्टिकुलर कंटेनर को एक्सपोज करो 8080 में, इसको इसका एक मुंह बनाओ, ऐसा बोलते हैं हम, उस मुंह का ये वाला कंटेनर। अब ये ओपन होता है कंटेनर, और जहां पे भी आप इसको अनलोड करना चाहोगे, ये ओपन होगा तभी तो रिक्वेस्ट भेज पाएंगे हम यहाँ से अंदर, नहीं तो फिर हम रिक्वेस्ट ही नहीं भेज पाएंगे।
तो इसलिए इसको एक्सपोज भी करते हैं इस कंटेनर को ऑन दिस पोर्ट। और बाद में क्या लिखते हैं, ये कमांड लिखते हैं cmd। अब cmd में क्या लिखोगे, आपने वो कौन सी कमांड लिखी थी जिसको यूज करके आपने ये किया, क्या कौन सा सर? यूविकॉन की कमांड, या फिर कौन सी कमांड यूज की आपने? पाइथन app.py से रन पाइथन तो केड्रो के लिए सिर्फ केड्रो रन किया था, ऐसा क्या? केड्रो क्या था? नहीं केड्रो का नहीं, जो पाइथन आपका टास्क का है। स्पेस पाइथन स्पेस app.py app.py। नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो यूज ही नहीं करना है हमें। वो यूज करके आपका एप्लीकेशन रन होता था। हाँ ऐड से होता है, वो यूआरएल मिलेगा और कनेक्ट है, वो बेसिक है, बेसिक सिंपल बेसिक है। उसमें सर बेसिक एक्चुअल में हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा आईपी बना देता है, उस पर पोर्ट पे चला देता है। हाउ टू रन फास्ट एप्लीकेशन इन VS Code। app.py फाइल आपने पाइथन कमांड करके यूज की? यस यस सर। बिना पाइथन की नहीं होती। फ्लास्क रन नहीं किया आपने यूज? उसमें इंपोर्ट किया था सर, फ्लास्क इंपोर्ट किया और नहीं उसमें सब कुछ कमांड लास्ट मुझे रन सिर्फ नेम command नहीं किया। हाँ कर सकते हो, यही है। नहीं, आपका जो UI आया था वो कौन सी कमांड रन करने के बाद UI आपने देखा? सर पाइथन करके फिर हमने क्या किया, पाइथन ऐप पीवाई को रन करने के बाद आया था सर। अच्छा, ये ऑटोमेटिक कैसे आ गया, मैं इसका थोड़ा सा सोच रहा हूँ। पाइथन app.py करके आ गया वो। रियल लाइफ में वो नहीं यूज करते हम, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आपने वो कैसे यूज किया। उस लेक्चर में भी वही बताया है आपको? उन्होंने वही किया था, app.py रन करके वो रन हो रहा था। अच्छा अच्छा, ये बेसिक ऐप है, मतलब आप ठीक है कोई नहीं। आपने ये रन किया राइट? हाँ सेम पाइथन app.py रन किया। बट रियल टाइम में क्या करते हैं हम, फ्लास्क रन है, रन फ्लास्क रन करते हैं, या हाँ। फिर हम क्या करते हैं, फ्लास्क यूज ही नहीं करते बड़े एप्लीकेशन के लिए। हम जनरली क्या करते हैं, फास्ट एपीआई ऐप करते हैं यूज। और फास्ट एपीआई ऐप जब यूज करते हैं तब आपको एक कमांड मिलती है, यूवीकॉन उसके बाद में यूवीकॉन रन ऐप, कौन सा ऐप रन करना है वो ऐप, और कौन सी फाइल का नाम मेंशन किया आपने, ऐप फाइल कौन सी है, तो app.py है। तो ऐप सिर्फ लिखते हैं आप, ऐप.py लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ऐप डैश डैश पोर्ट क्या करो आप, 8080 एक्सपोज करो, 8080, क्योंकि तभी आपको प्रेडिक्शन मिल पाएंगे। तो डैश डैश पोर्ट 8080 ऐसे करके लिखते हैं आप सब। सर ये तो पोर्ट हमने एक तरीके से अपना एक पोर्ट दे दिया, क्या है इस पोर्ट नंबर पे एक्सपोज करो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, 8000 कर दो उसको, वो पोर्ट पे। तो सर मैं आईटी वाली टीम से वो करवाना पड़ता होगा? नहीं, ये आपका खुद का रहता है। और अगर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी होता है, वो भी फॉलो कर सकते हैं हम। तो मैं वो भी बताता हूँ कि आईटी वालों की जरूरत नहीं है यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना है कि वर्टेक्स एक फैसिलिटी देता है। अब मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है, आपके आंसर के लिए। आप मैं बताना लगूंगा तो काफी देर लग जाएगी और फिर रिटर्न आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं करता हूँ इसको एड्रेस। अब यहाँ पे देखो, सीएमडी कमांड में लिखते कैसे हम। अब आपकी केस में आप क्या करोगे, लिखोगे पाइथन ऐसे करके कोमा करके app.py, मतलब आप क्या बोल रहे हो, ये कमांड रन करो कंटेनर में, इस कंटेनर में।
ऐसे करके आपने ये डॉकर फाइल बनाई पहले तो। अब ये डॉकर फाइल बनने के बाद आप बोलोगे कि ये तो फाइल एक टेक्स्ट फाइल में लिख दिया मैंने। अब टेक्स्ट फाइल का नाम होता है डॉकर फाइल, सिर्फ डॉकर फाइल, ऐसा इतना ही नाम होता है, डॉट एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं होता उसमें। डॉकर ऑटोमेटिकली ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये डॉकर फाइल है वहाँ। अब ये करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे शायद हमने देखो फास्ट एपीआई ऐप रिक्वायरमेंट्स डॉकर फाइल। अब यहाँ पे देखो डॉकर फाइल में क्या लिखा है हमने। अब पूरा चैट जीपीटी से लिया है, ठीक है। तो चैट जीपीटी को काफी अच्छे तरह से डॉकर आता है, तो उतनी टेंशन वाली जरूरत बात है नहीं हमारे केस में भी। अब यहाँ पे देखो हम लॉजिक लिख के आप उसको बताते हैं कि करना क्या है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेस इमेज ये बनाओ, यूज करो। तब ये क्या करता है, कंटेनर में उस फोल्डर में ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देता है। फिर बाद में आप बोलते हो कि वर्किंग डायरेक्टरी ऐप होनी चाहिए। फिर बाद में बोलते हैं कि कॉपी क्या करो, requirement.txt को कॉपी करो और रन करो। क्या रन करो, दिस कमांड, इस कमांड को रन करो, pip install -r requirement.txt, ताकि सारे रिक्वायरमेंट आ जाए वहां। राइट पूरा रिक्वायरमेंट्स डाउनलोड होता है। फिर क्या करो, कॉपी एवरीथिंग टू एवरीथिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने ये मिस की थी requirement.txt वाली, इसको ऐड करना है हमें। फिर उसके बाद जो भी लगता है आपको कि ये कुछ फाइलें मिस हो गई है कॉपी एवरीथिंग टू एवरीथिंग करने के बाद भी, तो उसको आप मैन्युअली भी कॉपी कर सकते हो। कॉपी CSV फाइलें, यहाँ पे CSV फाइलें ./ऐप में इंस्टॉल कर दी मैंने। उसके बाद एक्सपोज, एक पोर्ट को एक्सपोज किया, एक कंटेनर को एक पोर्ट दे दिया, मतलब दरवाजा दे दिया, ताकि रिक्वेस्ट अंदर आ सके और बाहर भी जा सके रिस्पॉन्स, इसलिए एक पोर्ट ओपन कर दिया। पोर्ट करोगे तभी तो शिप आएगी वहां पे, अगर पोर्ट ही नहीं है तो शिप नहीं आएगी, राइट। और हम माल भी नहीं उतार सकते, तो इसलिए पोर्ट बनाना काफी जरूरी है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। और उसके बाद एक कमांड CMD कमांड लिखते हो आप, जो आपको आप टर्मिनल में यूज करते हो, वो फाइनल कमांड। ये होने के बाद, ये डॉकर फाइल होने के बाद आप क्या करोगे, अब टर्मिनल में जाओगे, न्यू टर्मिनल करोगे। न्यू टर्मिनल करने के बाद यहाँ पे मैं ls करूंगा, देखूंगा कि यहाँ पे कहीं पे डॉकर फाइल है क्या। हाँ डॉकर फाइल है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब मेरे को और एक करना है, डॉकर को इंस्टॉल भी करना पड़ता है लोकल में। अब देखो यहाँ पे डॉकर हब को इंस्टॉल करना पड़ता है, डॉकर एप्लीकेशन को। आप भी इंस्टॉल करो आपकी साइट से, और वो रन भी करो, ओपन करके रख दो, नहीं तो ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा। फिर ये स्टार्टिंग डॉकर इंजन को शुरू करो। अब देखो यहाँ पे डॉकर इंजन को शुरू किया, मेरे पास जितने भी कंटेनर्स है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। मैं अगर कुछ डिलीट करना चाहता हूँ तो ये मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके डिलीट करनी है एप्लीकेशन। सेंटेंस सिमिलैरिटी देखो, ये एप्लीकेशन हमने डेवलप की हुई है। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ पहले तो, डिलीट फॉर एवर, राइट। और इसको रख देता हूँ एक को सिर्फ, ताकि अगर मैं पूरा स्क्रैच से बनाऊंगा तो ये क्या करेगा, काफ़ी वक्त लेगा एप्लीकेशन बनाने, कंटेनराइज करने के लिए पूरा कोड, क्योंकि वो काफ़ी हेवी है, वो 4 GB के फाइल है वो। तो अब हम ये लोकल मशीन में इंस्टॉल होगा। अगर सर्वर पे यूज कर रहे हो तो सर्वर पे करो, लोकल मशीन पे तो लोकल मशीन पे। ऐसा नहीं कि आप लोकल मशीन पे यूज कर रहे हो और सर्वर पे फिर बाद में, हाँ सर्वर पे भी पुश कर सकते हो लोकल का कंटेनर कहीं भी बनाओ, कहीं पे भी पुश करो। नहीं बट इसके लिए सर एप्लीकेशन अलग से होता है क्या, मतलब जैसे VS कोड अलग से एप्लीकेशन है राइट, तो वैसा कुछ अलग से एप्लीकेशन ही है क्या इसका इसलिए डॉकर के लिए? हाँ डॉकर के लिए अलग एप्लीकेशन है जो अभी मैंने दिखाया आपको, और उससे ज्यादा जानने की जरूरत है भी नहीं। डॉकर हब को जो मैंने अभी दिखाया आपको उतना सफिशिएंट है। ये डॉकर
आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल डॉकर इन माय लैपटॉप, ऐसा करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसको साइन इन करके रखो। साइन इन करना है तो, नहीं तो मत रखो, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इसको चालू करके रखो, इंस्टॉल करके रखना है, इंस्टॉल करो, चालू करके रखो। हाँ चालू भी करो, मतलब चालू कुछ नहीं करना है, ओपन करना है सिर्फ उसको बैकग्राउंड में, और कुछ नहीं, बस इसको अगर आपने ये कर दिया तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करता हूँ, इमेज। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉकर पीएस, तो एक भी इमेज मेरी रनिंग नहीं है यहाँ पे, तो अलग अलग कमांड आती है, इंपॉर्टेंट कमांड 2-3 ही है, उतनी याद रखना है हमें। डॉकर पीएस एक है जो हमें दिखाता है कि कितनी इमेजेस करंटली रनिंग है, स्टेटस, यहाँ पे एक भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे डॉकर बिल्ड -t सेंटेंस सिमिलरिटी बोल के कंटेनर का नाम दे रहा हूं मैं, डॉकर बिल्ड -t सेंटेंस सिमिलरिटी, और मैं एंटर दबा रहा हूं। अब ये ऑटोमेटिकली देखता है क्या हो रहा है, स्टार्ट बिल्ड, एक सेकंड। -t मतलब ये लेटेस्ट वर्जन, दिस ऑप्शन अलाउज यू टू असाइन अ टैग टू द for referencing versioning example, the build image will targeted as sample available the latest version। तो एग्जाम्पल यूसेज क्या है, ऐसा है, ऐसे करके, ओ ओके ओके गॉट इट, तो डॉट भूल गए शायद हम। तो डॉकर का ही कौन सा वर्जन आपको आपको चाहिए, राइट। अगर ये करना है डॉकर बिल्ड -t, तो यहाँ पे ऐसे लेटेस्ट करके भी लिख सकते हो, कौन सा वर्जन चाहिए आपको इसका। ये तो लेटेस्ट वर्जन है, मान के चलो कि मैंने यही वर्जन बनाया है, इसी लेटेस्ट वर्जन को बाद में आप अपडेट करते रहते हो जब भी समय मिले, या फिर कोई स्पेसिफिक वर्जन आपको देना है, नाम देना है, तो आप 1.0.0 ऐसे करके भी जो भी है आप दे सकते हो। फिलहाल हम कुछ नाम नहीं देंगे, सिर्फ सेंटेंस सिमिलरिटी है इतना ही लिखेंगे और डॉट लिखेंगे। ये सर अपने एप्लीकेशन का वर्जन होता होगा। हाँ एप्लीकेशन का वर्जन इस टाइप हम दे सकते हैं यहाँ पे कंटेनराइज करने के लिए, बट रियल टाइम में देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। बट देखो यहाँ पे इमेज बन रही है, ये जो पूरा स्टेप्स है 1 by 1 एग्जीक्यूट हो रहे हैं पूरे स्टेप्स। ये बहुत स्टोरेज लेता होगा ना सर। हाँ काफी स्टोरेज, जितना आपका एप्लीकेशन बड़ा उतना उसका स्टोरेज उसको लगता है। तो डॉकर भी हैवी लग रहा है मुझे, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो अब ये क्या कर रहा है, एक ये सारा, मतलब यहाँ पे जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, जो भी है, जितना भी है यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर, वो सेम एग्जैक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर एक कंटेनर में बना रहा है वो, बाकी कुछ नहीं कर रहा इस कमांड से। अब इसने क्या किया, डॉकर बिल्ड कमांड क्या करती है, पहले तो ये फाइल ढूंढती है, डॉकर फाइल एग्जिस्ट है क्या इस डायरेक्टरी में, ये है तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ करना शुरू करती है। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मैंने लिखा नहीं डॉकर फाइल कहीं पे भी, उसका पाथ भी नहीं लिखा, ऑटोमेटिकली वो सर्च करता है कि कहाँ पे है ये, डॉकर बिल्ड -t सेंटेंस सिमिलरिटी डॉट, दैट्स इट।
अभी काफ़ी समय लेता है ये एप्लीकेशन बनने के लिए। एप्लीकेशन यानी क्या, पूरा देखो ये पूरी हेवी फाइलें हैं, CSV फाइल भी काफ़ी हेवी है, 5-6 GB का तो एप्लीकेशन ही बन रहा है ये। अलग अलग स्टेप्स है, वर्किंग डायरेक्टरी तक आ गया अभी ये रिक्वायरमेंट, सारे रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करने जा रहा है। रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे है अपनी, देखो यहाँ पे ये इतनी ही रिक्वायरमेंट्स विदाउट, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पे हमने ये करना है, एग्जैक्ट वर्जन लिखना है ताकि फिर बाद में ये लेटेस्ट वर्जन ना इंस्टॉल कर सके। एग्जैक्ट वर्जन लिख दो आप। हाँ, वो केड्रो में भी हो रहा था इशू, वर्जन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार हो तो। हाँ, ये रियल टाइम में ऐसे ही होता है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वर्जनिंग के लिए, तो इसीलिए तो ये वर्जनिंग टूल्स है। तो पूरे दिन खराब किया तुम्हारा इसी में, लगे रहे वर्जन में। काफ़ी आगे जाके भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें परेशान करेगी आपको, इसीलिए हमने मेरे प्रोजेक्ट में हमने फिर पोएट्री पैकेज मैनेजर यूज़ करना शुरू किया। और इवन requirement.txt में भी आप क्या करो कि एग्जैक्ट वर्जन, साइड डिपेंडेंसीज मत ऐड करो प्रीच करके, तो साइड डिपेंडेंसी भी आ जाती है कई कबार। एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, मान के चलो sklearn, और उसकी साइड डिपेंडेंसी पांडास, numpy, वो सब कुछ है, तो सब कुछ फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप यहाँ पे जो मेन डिपेंडेंसी है उसी का नाम लिखोगे, साइड डिपेंडेंसीज का नाम नहीं लिखोगे आप फिर से यहाँ पे। सर वो प्रीज तो पूरी उठा लेता, फिर वो बाद में डिलीट करेंगे। है राइट, इसलिए पूरी उठाना नहीं है हमें कभी भी, जितने आपने मैन्युअली इंस्टॉल की है उसी का सिर्फ वर्जन चेक करके फिर यहाँ पे सिर्फ ऐड करते जाना है उसको, इक्वल टू करके। यहाँ पे तो दिख रहा है आपको ये फंक्शन, ये एग्जैक्टली कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, ट्रांसफार्मर का 4.31.1 यूज कर रहा है। साइड डिपेंडेंसीज यूज करनी चाहिए या नहीं, मतलब अगर scikit-learn इंस्टॉल किया तो वो सब कुछ इंस्टॉल कर देते हैं। हाँ तो वो तो करेगा ही, और वो तो लगने ही वाली है ना अपने को, बट सिर्फ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करनी बाकी साइड डिपेंडेंसीज यहाँ पे। सिर्फ एक ही करेगी तो वो बाकी सब अपने आप से आ जाएंगे। अपने आप ही आती है। जैसे SciPy कहीं नहीं लिखा है मैंने, फिर भी वो इंस्टॉल हो रही है, किसी एक पैकेज का वो साइड डिपेंडेंसी होगी। सेम एप्लीकेशन यहाँ पे बनता है, ये कंटेनर फॉर्म होता है, और ये कंटेनर आप जब AWS यूज करते हो या फिर वर्टेक्स AI यूज करते हो, ये सेम कंटेनर को डिप्लॉय करते हैं हम। अब कंटेनर का मतलब ये पूरी फाइलें है, पूरा एक फोल्डर बनाया आपने और ये इसमें डाल दिया, कंटेनर में डाल दिया। अब ये बनने तक मैं अगली प्रोसीजर आपको बताता हूँ, ये तो चलता रहेगा आप थोड़ी देर। अब मैं अब एक बार ये कंटेनर बन गया तो कंटेनर को अगर एंड पॉइंट पे डिप्लॉय करना है, अब आप ये कंटेनर को डिप्लॉय करना है, अपने को डिप्लॉय करना है कंटेनर को। अब ये कंटेनर को डिप्लॉय कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे अगर ये वर्टेक्स AI है तो वर्टेक्स AI में कुछ एक स्क्रिप्ट, एक कमांड आती है। कमांड क्या आती है, gcloud AI मॉडल अपलोड, gcloud AI मॉडल अपलोड डैश डैश कंटेनर का पूरा URL कहाँ पे वो सेव है, तो जनरली GCR या GAR में सेव होता है। GCR मतलब कंटेनर रजिस्ट्री, जिसको हम इस पूरे कंटेनर को रजिस्टर करते हैं, तो एक ID क्रिएट होता है उसका, GCR कंटेनर रजिस्ट्री या फिर आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री GAR। ये सेपरेट कंटेनर के लिए होता है, डॉकर कंटेनर के लिए, और GAR हर एक के लिए होता है। ये काफी बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, और ये छोटा सा है, उसमें सिर्फ डॉकर सी आते, कंटेनर सी आते, कंटेनरिंग जो भी कंटेनराइजेशन टूल्स है वो यूज करके जो भी कंटेनर आपको मिला है उसी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और GAR आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, आर्टिफैक्ट अम्ब्रेला टर्म है। आर्टिफैक्ट मतलब कोई भी एक
आर्टिफैक्ट, ये मॉडल भी एक हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको सबको हम आर्टिफैक्ट बोलेंगे। तो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री होती है। अब ये कंटेनर इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, ये पूरा जो यूआरएल बनता है, ये जहाँ पे भी ये कंटेनर सेव हुआ है, वो एक कंटेनर का आईडी, एक आईडी भी जनरेट होता है उस, ये आप लिखते हो। आप फिर क्या लिखते हो, डैश डैश इन्फरेंस। अब इन्फरेंस के लिए कौन सा आपने फास्ट एपीआई में पोस्ट रिक्वेस्ट तैयार की है, डैश डैश इन्फरेंस, यहाँ पे कौन सी की है आपने पोस्ट रिक्वेस्ट तैयार, सिमिलैरिटी तैयार की है कि नहीं की है। सिमिलैरिटी नाम की एक मेथड है ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो कोसाइन Similarity सिमिलैरिटी पूछ रहे हैं। को सिमिलैरिटी एक नाम की मेथड है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो फास्ट एपीआई में ठीक है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ओएस एरर, नो स्पेस लेफ्ट ऑन द डिवाइस। अच्छा, काफी ये है कंटेनर, इसलिए डिवाइस में जगह नहीं बची है, मुझे वो डिलीट करके एक आधा और कंटेनर डिलीट करके इसको बनाना पड़ेगा। कोई नहीं, ये वाला देखो, बाद में बनाएंगे इसको। ये वाला देखो, देख लिया आपने, स्लैश सिमिलैरिटी है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो आप क्या करते हो यहाँ पे, डैश डैश इन्फ्रेंस क्या है, ये सिमिलैरिटी है, राइट, पोस्ट रिक्वेस्ट हमारी, सिर्फ इतना ही लिखते हो। ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है। आप बोलोगे कि इतने सारे फॉर्मेट्स याद रखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बेसिक चीजें सिर्फ पता होनी चाहिए कि कंटेनर कैसे बनता है, दैट्स इट। ये कमांड तो वो देंगे, वो लोग आपको, कौन लोग देंगे, वर्टेक्स एआई वाले। अगर मेरी कंपनी वर्टेक्स एआई यूज कर रही है तो मैं क्या करूंगा, वर्टेक्स एआई पे कंटेनर कैसे रजिस्टर करते हैं, कंटेनर कैसे अपलोड करते हैं, बस इसी को देखना है थोड़ा सा ये कमांड देख के। और यहाँ पे डैश डैश इन्फरेंस इक्वल टू सिमिलैरिटी लिखा है। और फिर क्या, अगर सर सिमिलैरिटी लिखा तो फिर यहाँ से ही स्टार्ट होता होगा ये हमारा एप्लीकेशन, इसी मेथड को सबसे पहले कॉल करता होगा। ये उसको पता रहता है कि अब इन्फरेंस जब भी आती है रिक्वेस्ट, तब कहाँ पे भेजना है उसको, तो इस यहाँ पे भेज देता है पोस्ट रिक्वेस्ट में। और डैश डैश एक होता है हेल्थ रूट, हेल्थ रूट, जो आपने बताया था। हाँ, हेल्थ रूट क्या है, तो केवल जो पोस्ट का वो पोस्ट वो सिर्फ गेट है मेथड, गेट का है, वो कुछ पोस्ट नहीं। तो वाला होगा। ये क्या करता है इंटरनली, अब ये क्या करती रहेगी, ये पूरा जो आपका कंटेनर है ये डिप्लॉय हो जाएगा एंड पॉइंट के ऊपर। एंड पॉइंट कुछ नहीं है, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर है, यहाँ पे इसी को उठाएंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब ये प्लेस होने के बाद ये कमांड लिखते हैं हम। तो ये क्या करता है, हेल्थ रूट इक्वल्स टू गेट, ये वाला कर दिया आपने, जो कि मेथड आपने एक बनाई है फास्ट एपीआई में। तो ये कंटिन्यूअसली पिंग होता रहेगा, कंटिन्यूअसली पर सेकंड पिंग होता है ये वाला, ताकि आपका कंटेनर हेल्दी है कि नहीं है। हेल्दी मतलब क्या, कि ये पूरी जो स्क्रिप्ट है वो रनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, रन हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब आप सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, इतना ही वो चेक कर रहा है। आप चाहे आंसर दो ना दो, मेरे से मतलब नहीं है, मेरा कुछ उससे मतलब नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ आप, मैं देख रहा हूँ कि आपकी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही, बस इस कंटेनर की सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। मैं कंटिन्यूअसली, ये वर्टेक्स एआई चेक करता है, अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप करने की जरूरत नहीं है। और आप जब भी आप ये कमांड कल कमांड भेजोगे, कल पोस्ट कमांड, ये क्या करेगा, यहाँ पे हिट हो जाएगा, ये वाला इन्फ्रेंस सेक्शन हिट हो जाएगा और आपको एक आंसर मिल जाएगा। बस इतनी सिंपल प्रोसीजर है। अब ये क्या है, अपलोड किया है आपने मॉडल, डिप्लॉय नहीं किया। यहाँ पे जो है ये मॉडल रजिस्ट्री में रजिस्टर किया है मॉडल को आपके। अब मॉडल को रजिस्टर क्यों करते हैं हम, मॉनिटरिंग के लिए, नहीं, ये वर्जनिंग के लिए होता है। अब वर्जनिंग पता होती है हमें कि ये वर्जन है हमारे पास, तो इसलिए उसको हम यूज करते हैं मॉडल रजिस्ट्री को, मॉडल रजिस्ट्री। अब मॉडल रजिस्ट्री क्यों यूज होती है, वो यूज होती है मॉडल की वर्जनिंग के लिए। अलग अलग कंटेनर के वर्जन्स आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार वर्जनिंग की, आपने एक बार रजिस्टर किया यहाँ पे, तो आप डिप्लॉय कर सकते हो।
तो आपको डिप्लॉय क्या करना है, एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। आप क्या कमांड यूज करोगे, जी क्लाउड AI मॉडल डिप्लॉय। डिप्लॉय कहाँ पे करना है, उस एंड पॉइंट का नंबर, कौन सा कंटेनर डिप्लॉय करना है, डैश डैश मॉडल, कौन सा मॉडल डिप्लॉय करना है एग्जैक्ट वर्जन के साथ, ये इस वाले वर्जन के साथ। अब यहाँ पे जो ये होता है तैयार, ये होता है आपका, मान के चलो कि एक सेंटेंस सिमिलैरिटी का एप्लीकेशन है, मॉडल इक्वल टू सेंटेंस सिमिलैरिटी 1.0.0। ऐसे बेसिक एक कमांड में बता रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी एडवांस कमांड होती है ये, बट इस टाइप एक कमांड होती है। हम इस कमांड की हेल्प से एंड पॉइंट के ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो आप, और ये डिप्लॉय कर दिया आपने एप्लीकेशन, तो ये कमांड कंटिन्यूअसली सिमिलैरिटी के लिए रन होती जाएगी। जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे तब ऑटोमेटिक स्लैश सिमिलैरिटी जो भी है वो कॉल होता रहेगा, स्लैश सिमिलैरिटी में कल पोस्ट कमांड से। ये है कंटेनराइजेशन और डिप्लॉयमेंट। और आता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हो आप यूज। बट उससे पहले हमने अभी ये देखा कि मॉडल रजिस्ट्री क्यों यूज होती है, मॉडल की वर्जनिंग के लिए। डेटा की वर्जनिंग के लिए क्या यूज होता है, ये आपके लिए होमवर्क है। डेटा वर्जन टूल कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं। अब मान के चलो कि मेरे पास पुराना डेटा है, पुराने डेटा के ऊपर मैंने मॉडल रन किया, मेरा ये मॉडल बन गया। अब मेरे पास इस डेटा की भी वर्जनिंग होती है, वर्जन 1 डेटा है ये। अब मेरे पास और भी बढ़िया डेटा आया, और भी ज़्यादा डेटा आया, और यहाँ पे मैं करता हूँ वर्जन 2, इसको नाम देता हूँ, इस डेटा को वर्जन 2। यहाँ से एक मॉडल तैयार होगा। अब ये डेटा की वर्जनिंग है। डेटा की वर्जनिंग अलग अलग वे से की जाती है। अलग आप बोलोगे कि हम तो अलग अलग टेबल भी तैयार कर सकते हैं बिगक्वेरी किसी डेटाबेस में, राइट। हाँ, तो वो भी कर सकते हो, बट वो एग्जैक्ट डेटा वर्जनिंग टूल नहीं है, वो डेटाबेस है। आप एज अ डेटा वर्जनिंग टूल उसको यूज कर रहे हो, बट डेडिकेटेड टूल्स आए हैं मार्केट में, आप उनको यूज कर सकते हो। जैसे कि डेटा सेट है, वर्टेक्स AI में है वो डेटा सेट, एक डेटा वर्जनिंग टूल है। और फाइनल होता है अपना कोड वर्जनिंग। कोड वर्जनिंग किसी को पता है कौन कौन सा टूल यूज करते हैं हम कोड को वर्जन करने के लिए, GitHub, सर। करने के लिए? हाँ GitHub। ना, गिटहब। गिटहब में कोई GitHub भी में कोड चेंज किया, कुछ भी आपने किया, तो गिटहब पे ऑटोमेटिकली कमिट आईडी तैयार होती है उसके लिए। और ये कमिट आईडी तैयार होने के बाद आप ट्रैक कर सकते हो चेंजेस। ये 3 वर्जनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोड वर्जनिंग, मॉडल वर्जनिंग और डेटा वर्जनिंग। ये 3 वर्जनिंग सीखना है आपको, या फिर एटलीस्ट पता होना चाहिए। किसी ने बोला कि आप कैसे करते थे, तो ये आपको मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको कैसे स्टोरी बनानी है इंटरव्यू में। सर डेटा वर्जनिंग समझ नहीं आया मुझे। अब डेटा की वर्जनिंग, अब शुरुआत में क्या था, जनवरी में पिछले महीने में मेरे पास एक डेटा था, उसमें 3 रो थे एक्स वेरिएबल के, और 10 टोटल रिकॉर्ड्स 10 थे, ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स थे टोटल। अब फरवरी में क्या हुआ, मेरे पास 20 रिकॉर्ड आ गए फेब में, सेम 3 कॉलम, बट रिकॉर्ड्स दुगने। अब इसके ऊपर मैं मेरा मॉडल ट्रेन करना चाहता हूँ, इस वाले पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेटा कम था। डेटा ज़्यादा तो मेरी मॉडल की एक्यूरेसी भी ज़्यादा, तो इस वाले पे मैंने मॉडल ट्रेन किया था, इस वाले CSV में। बट अभी मुझे इस वाले पे रन करना है, तो ये भी एक वर्जन डेटा है ना। डेटा की वर्जनिंग अलग अलग, इस वाले पे क्या रिजल्ट आया, इस वाले पे क्या रिजल्ट आया, कैसे थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये आप कंपेयर कर सकते हो। अब इसको बोलेंगे आप डेटा 1, इसको बोलेंगे डेटा 2.0.0 1.0.0,
या फिर 1.0.0 यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे 1.0.1 बोलेंगे, माइक्रो वर्जन चेंज अपडेट करो फिर यहाँ सिर्फ। अभी समझ में आ गया, इसको वर्जन कर रहे हैं हम, यस सर। यस सर। राइट। अब ये तो हो गई कंटिन्यूस ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस। अब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कैसे हैंडल करते हैं हम, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कैसे हैंडल करते हैं। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, गिटहब में कुछ भी आप चेंज करोगे कोड में गिटहब में, तो आप कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल जैसे जेनकिंस है, हम जेनकिंस यूज करते हैं, मैंने कभी पर्सनली गिटहब एक्शंस यूज नहीं किया। और एक दूसरा ऑप्शन गिट एक्शन है, गिटहब एक्शंस, गिटहब के ही एक एक्सटेंडेड प्लगइन आता है एक्शंस बोल के। यहाँ पे अगर थोड़ा भी कोड चेंज हो गया तो ये ऑटोमेटिक ट्रिगर होती है, यहाँ से यहाँ कनेक्शन होता है, इसको पता चल जाता है कि ये ट्रिगर हो गया है। ये क्या करेगा, फिर आपके मॉडल को डिप्लॉय करेगा पूरा, फिर से सारी प्रोसीजर रन करेगा। आपने जो यहाँ पे डॉकर बिल्ड कमांड की थी, राइट, डॉकर बिल्ड -t और एक ऐप किया था, वो ये भी फिर से ये कमांड रन करेगा। और ये कमांड रन करने के बाद डॉकर, ये फिर से एक कमांड आती है, डॉकर रन, उस कंटेनर का नाम सेंटेंस सिमिलैरिटी -- पोर्ट 8080, ये वाली ये कमांड आती है, ये फाइनल रन करेगा। चलो कि ये दोनों रन हो रही है। तो जेनकिंस में हो क्या रहा है, एक तो डॉकर को फिर से, डॉकर की इमेज को फिर से बनाया जा रहा है और उसको डिप्लॉय किया जा रहा है एंड पॉइंट के ऊपर। उस एआई एंड पॉइंट अपडेट, एआई एंड पॉइंट अपलोड, एआई एंड पॉइंट डिप्लॉय, उस दो कमांड से ये क्या हो रहा है, डिप्लॉय भी हो रहा है मॉडल एंड पॉइंट के ऊपर। ये तीनों कमांड जेनकिंस एज अ स्टेप्स इंटीग्रेट की होती है। डेवऑप्स वाले लोग बनाते हैं इसको, या फिर एमएलऑप्स वाले। मैं खुद एमएलऑप्स की टीम में हूँ, तो मुझे ये एंड टू एंड पता है कि कैसे एप्लीकेशन डेवलप भी करते हैं, मॉडल इंजीनियरिंग प्लस मॉडल डिप्लॉयमेंट। फिर गिटहब एक्शंस है, गिटहब एक्शंस तो इसी का एक्सटेंशन है, एक प्लगइन टाइप है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा कि कोई भी एक चेंज किया है आपने, पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनाया था, आप रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहे हो, थोड़ा सा मॉडल चेंज, कोड चेंज हुआ, ऑटोमेटिक पाइपलाइन ट्रिगर हो गई और ये डिप्लॉयमेंट तक ट्रिगर हो गई, डिप्लॉय भी करेगा वो मॉडल। इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है ये। अब आप बोलोगे कि आप कंटिन्यूस डिलीवरी क्या है, तो डिलीवरी भी आप कंटिन्यूस कर सकते हो, एक तो यही फ्लो यूज करके, या फिर कंटिन्यूस डिलीवरी आप एक अलग सा जॉब कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉय बाय रिलीज, डिप्लॉय बाय रिलीज जॉब। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होगी प्रोडक्शन में, हम नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक पाइपलाइन ट्रिगर हो हर बार। प्रोडक्शन में लाखों अप्रूवल्स हमें लेने पड़ते हैं, उसके बाद जाके डिप्लॉय करनी पड़ती है। ये वाला जो फ्लो है, ये वाला फ्लो डेवलपमेंट के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए एंड यूएटी के लिए होता है। यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। आपको मैंने एक फ्लो बताया था, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं वो सैंडबॉक्स में हम करते हैं, उसके बाद मॉडल को डिप्लॉय करते हैं डेव एनवायरनमेंट में, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, फिर उसके बाद मॉडल डिप्लॉय करते हैं यूएटी में, और फाइनली जाता है वो प्रोडक्शन में। ऐसे कम से कम ये 3 अलग अलग एनवायरनमेंट्स होते हैं। 3 अलग अलग एनवायरनमेंट्स मतलब क्या, 3 अलग अलग वर्चुअल मशीन्स, बाकी कुछ नहीं। आपको लगता होगा कि ये एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होता, ये अलग अलग वर्चुअल मशीन्स होती है। ये लैपटॉप अलग है, ये लैपटॉप अलग है, ये लैपटॉप अलग है, ये लैपटॉप अलग है, मैं सिर्फ नाम अलग अलग दे रहा हूँ, अंदर सेम काम कर रहा हूँ मैं। मतलब वैलिडेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है हाँ यहाँ पे। बहुत, ये काइंड ऑफ वैलिडेशन है। अब 3 जगह से जाएगा तब जाके प्रोडक्शन में जाएगा वो कोड। मैं सेम एप्लीकेशन मेरे लैपटॉप पे चेक कर रहा हूँ डेव, सेम एप्लीकेशन अजय के लैपटॉप पे कर रहा हूँ यूएटी, और फिर बाद में मैं बेच रहा हूँ एप्लीकेशन वेद इसके ऊपर डिप्लॉय करके प्रोडक्शन। और वो जो मेरा यूजर है वो वेद का ही लैपटॉप यूज कर रहा है, ये वाले कुछ नहीं यूज कर रहे, ये सिर्फ हमारे लिए है इंटरनल।
या फिर यूएटी वो चेक करने के लिए करता है फाइनल यूजर, ये परफॉर्मेंस अच्छा है क्या मॉडल का, मॉडल रिस्पॉन्स टाइम कैसे है, कम है क्या, मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट में है क्या उसका रिस्पॉन्स टाइम, वो सब यहाँ पे चेक होता है। बट प्रोडक्शन में ऐसा तो नहीं है कि हर बार, अब ये जो होता है ये फ्लो ये ऑटोमेटिक होता है डेव एनवायरनमेंट के लिए। कभी भी आप चेक करोगे गिटहब में दो ब्रांच होती है मेन, एक होती है डेवलप ब्रांच या फिर हम बोलते हैं उसको फीचर ब्रांच, और दूसरा होता है मास्टर ब्रांच, जो कि आपको सबको पता है मास्टर ब्रांच। तो ये वाली ब्रांच पे पहले हम कोड पुश करते हैं, और ये पुश करने के बाद ये ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाती है पाइपलाइन। अब हम देखते हैं कि हमारा कोड अच्छा बना है, ताकि ये पाइपलाइन भी कंप्लीट हो गई है, तो इसका मतलब मेरा कोड अच्छा बना है। पाइपलाइन अगर बीच में रुक गई तो हम बोल सकते हैं कि नहीं कोड फट गया कहीं पे, तो मुझे इसको दुरुस्त करना है फिर से। फिर आता है मास्टर ब्रांच। मास्टर में क्या होता है, जेनकिंस में भी दो पाइपलाइंस होती है, एक होती है फीचर, सेम नाम देते हैं यहाँ पे भी, और दूसरी होती है मास्टर। मास्टर पे जब मैं बिल्ड नाउ करता हूँ, बिल्ड नाउ का एक बटन होता है बिल्ड का, BUILD, बिल्ड करते हैं हम पाइपलाइन, तो बिल्ड नाम में दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ये पूरी प्रोसीजर होती है यहाँ पे, बट ये मैनुअल होती है, ऑटोमेटिक नहीं होती यूएटी की। और प्रोडक्शन की तो कम्प्लीटली अलग होती है, इसका एक अलग सा जॉब होता है डिप्लॉय बाय रिलीज बोल के। अब डिप्लॉय बाय रिलीज करके क्या होता है, जनरली यहाँ पे जो भी यूएटी में वर्जन है 2.0.0 मान के चलो, ये वर्जन अपने मॉडल का है, कंटेनर का वर्जन है ये, और ये वर्जन आपने डिप्लॉय किया है यूएटी में, तो सेम वर्जन मुझे प्रमोट करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए। तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैन्युअली फिगर डालता हूँ, मल्टीपल ऐसे बॉक्सेस होते हैं, एप्लीकेशन का नाम क्या है, राइट, उसका वर्जन क्या है 2.0.0, कौन कौन से रीजन में उसको डिप्लॉय करना है, प्रोडक्शन, PROD प्रोडक्शन, USC1, प्रोडक्शन USW1, ये दो रीजन में करना है आपको डिप्लॉय अलग अलग। और उसके बाद और एक होता है बटन, वो होता है जीरा का टिकट नंबर, जहाँ पे आपने आपके मैनेजर का अप्रूवल लिया है इसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के लिए, ये भी मेंशन करते हो एज अ डॉक्यूमेंटेशन। सिर्फ ये रहता है, उसका कुछ खास ये नहीं है, यूटिलिटी नहीं है एज सच, बट यहाँ पे एक टिकट नंबर मेंशन करते हो जीरा का। और आप बिल्ड नाउ के ऊपर फिर से क्लिक करते हो यहाँ पे बिल्ड नाउ। ये क्लिक करने के बाद सारे प्रोसीजर प्रॉड के लिए तैयार हो जाएगी, उसको बोलते हैं डिप्लॉय बाय रिलीज जॉब। इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस डिलीवरी ऐसे करते हैं हम। आज हमने कवर किया है CT, CI, CD। अब आप क्वेश्चन पूछो, जो भी आपको लगे ये समझ में नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। यूएटी का वर्जन एक पूछना चाहूंगा, उसको बीटा वर्जन जो ऐप आते हैं ना, वो कह सकते हैं हम बीटा वर्जन डेवलपमेंट के वो बीच वाली। एक मिनट, क्या यूएटी का बीटा वर्जन? नहीं, जो ऐप रहते समझिए, कभी कभी मुझे समझिए व्हाट्सएप डाउनलोड करना है तो वहां पर एक ऑप्शन रहता है बीटा तो डेप का होता है, ड्रॉप का। ओके ओके ठीक है, वही क्लियर होगा, बाकी कुछ नहीं। हाँ डेप का होता है। फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि अल्फा और बीटा वर्जन, दो वर्जन क्या होते हैं। किसी भी एक एप्लीकेशन, कोई भी एक एप्लीकेशन क्रिएट करता है तो लगभग तीन ये होते हैं उसके, अल्फा, बीटा और फाइनल वर्जन। तो अल्फा वर्जन में क्या होता है, अल्फा वर्जन में कि ये वर्जन प्री टेस्टेड वर्जन लॉन्च किया है, इसकी टेस्टिंग भी नहीं की उतनी, ओवरऑल एक टेस्टिंग करते हैं ना हम, वो भी नहीं हुई है अल्फा वर्जन की। उसके बाद आता है बीटा वर्जन। अब बीटा वर्जन क्या बोलता है, बीटा वर्जन का मतलब ये होता है कि हमारे साइड से हमने टेस्टिंग की है उस एप्लीकेशन की, ये एप्लीकेशन रेडी है मेरे साइड से, बट मैं क्या करता हूँ, कुछ
कस्टमर्स के लिए वो एप्लीकेशन इनेबल करता हूँ। आपको यूज करना है तो आप यूज करो, बट मैं गारंटी नहीं देता कि 100% ये वर्क करेगा। मेरे साइड से मैंने टेस्टिंग की हुई है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसको यूज करना है कि नहीं यूज करना। आपके कंपनी में यूज किया तो हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम आ जाए इसमें, तो प्रॉब्लम आता है तो हम सॉल्व करने के लिए रेडी है, तो हम सॉल्व करके दे देंगे आपको। 15 दिन SLA उनका होता है, 15 दिन का, 30 दिन का, 90 दिन का, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए। तो उसको बोलते हैं हम बीटा वर्जन, और फाइनल वर्जन ये होता है, ये टेस्टेड होता है। अब ये बीटा वर्जन में क्या करते हैं, मेरे लिए उन्होंने एक बीटा वर्जन लेके आए मान के चलो, और मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। मेरे पास मेरे वाइल यूजिंग मैंने कुछ बग्स आइडेंटिफाई किए इस एप्लीकेशन में, तो मुझे फिर उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, प्रोडक्ट टीम के साथ उनकी कोऑर्डिनेट करके हमें वो रिजॉल्व करने पड़ते हैं। और वैसे रिजॉल्व करते 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 सारे जब रिजॉल्व होते हैं, एक भी कस्टमर कंप्लेन नहीं है जो भी बीटा वर्जन यूज करते हैं उनकी, तो ये फाइनल वर्जन रेडी होता है, उनका प्रोडक्शन हो जाता है प्रोडक्शन में सीधे, और वो सबके लिए ऑन होता है फिर वो वाला वर्जन। बीटा वर्जन हमारे ऊपर है कि हमें चूज करना है कि नहीं करना है। इवन अल्फा वर्जन भी हमें चूज करना है कि ये तो बेसिक सा होता है, प्रोडक्ट रेडी है बट हम खुद ही टेस्टिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। बट आप बोलोगे कि ये अल्फा वर्जन क्यों इस्तेमाल करना है, बीटा वर्जन क्यों, प्रोडक्शन रेडी कोड डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करना। यहाँ पे आप देखोगे तो एडवांस फीचर्स मिलते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर्स मिलेंगे तभी तो ये बीटा वर्जन रेडी कर रहे हैं हमारे लिए। कुछ ना कुछ उन्होंने एडवांस फीचर्स ऐड किए हुए हैं एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में। जैसे इंस्टा पे पहले क्या था कि हम रील को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, वो मान के चलो है प्रोडक्शन रेडी कोड। फिर बाद में उन्होंने एक बीटा वर्जन निकाला, बीटा वर्जन में कंसिडर करो कि उन्होंने एक फैसिलिटी दी, उस वो एक बार आया नीचे और कितना वीडियो खत्म हुआ है, और उसको स्लाइड भी कर सकते हो आप, तो आप आगे भी ढकेल सकते हो और मुद्दे की चीज के ऊपर डायरेक्टली लेके जा सकते हो। नहीं तो फिर पहले वो बकवास करते हैं कि अरे नहीं मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, पहले 10-12 सेकंड उसमें वो टाइम पास करते हैं हमारा। तो ये बीटा वर्जन है, बीटा वर्जन, बट अभी टेस्टिंग चल रही है, कस्टमर की टेस्टिंग चल रही है, इंटरनल टेस्टिंग हो गई है उनकी, कस्टमर से फीडबैक मांग रहे हो यहाँ पे इस वाले फेज में। बीटा वाले, अल्फा वाले में क्या कर रहे हैं, और एक फीचर एक ऐड किया उन्होंने। ऐड क्या किया उन्होंने, कि कभी कभी वीडियो काफी स्लो होता है, तो उन्होंने 2x की भी फैसिलिटी दे दी मान के चलो ऐसा। वैसे तो रियल टाइम में नहीं दी है शायद, बट कंसिडर करो कि ये वाली फैसिलिटी इस वर्जन में दी है। बट उन्होंने क्या है, खुद टेस्टिंग कर रहे हैं उस चीज का कि मैं सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एडवांस एप्लीकेशन मिल रहे हैं बट कुछ बग्स भी आ सकते हैं, तो हमें वो अफोर्ड करने पड़ेंगे फिर। तो सबसे फीचर्स ज्यादा अल्फा में है, फिर बीटा में है, फिर नॉर्मल वर्जन में है। बट सबसे ज्यादा बग्स अल्फा में है, फिर बीटा में है, फिर नॉर्मल वर्जन में है। सही सर। सर जनरली डिप्लॉयमेंट में चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? चैलेंजेस, मेन चैलेंज डिप्लॉयमेंट में तो ये है कि आपका एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा होता है, और बड़े एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। तो वो एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज काफ़ी आता है, काफ़ी मोस्ट कॉमन जो है वो है लेटेंसी का इशू। मेरा मॉडल इतना हेवी है, बट क्लाइंट की मशीन उतनी अच्छी नहीं है, या फिर वो लेना नहीं चाहता कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में। तो यहाँ पे लेटेंसी का इशू आता है, और जो हमारे क्लाइंट्स है उस एप्लीकेशन के यूजर्स है, वो तो चाहते हैं कि लेटेंसी काफ़ी कम हो। लेटेंसी मतलब टाइम, लैग लैग राइट। लैग बोलते हैं ना हम लोग। जब आप हाँ रिक्वेस्ट भेजते हो और आपको एक रिस्पांस मिलता है, उसके बीच में जो भी टाइम है उसको हम लेटेंसी बोलते हैं। अब मैं आज यहाँ पे कुछ वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ इनकी, और ये काफ़ी समय ले रहा है, वो घूम रहा है यहाँ पे, तो मुझे वो सही नहीं लगता। फिर इतना घूम घूम के आना है, 10-12 सेकंड लगा रहा है। तो ऐसा ही है कि एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट भेजने के बाद कितने समय में वो रिस्पॉन्ड करता है,
उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो इसीलिए आपको मैंने कुछ सर्च करने के लिए बोला था, वो था थ्रेड पुलिंग, राइट, प्रोसेस पुलिंग, जीपीयू का यूसेज कैसे करते हैं हम, जीपीयू ऐड करते हैं, नॉर्मल सीपीयू से नहीं होता वो फास्ट रन, कोड को पैरेललाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। वो वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है, जो मैं भी फेस करता हूँ वो चैलेंज। और उसके बाद आती है फिर मॉडल की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए रियल लाइफ में। कुछ डिप्लॉयमेंट साइड चैलेंजेस है, कुछ मॉडल इंजीनियरिंग साइड चैलेंजेस है, इस टाइप। और कुछ नहीं सर। क्लियर है राइट आज का? कुछ भी नहीं समझा या फिर? बाकी एक बार वीडियो और देखेंगे और क्लियर होगा। हाँ देख लो और एक बार देखो क्या समझ में नहीं आता। ये जो पूरा बताया मैंने आपको, ये कोई इसके लिंक है अलावा बनानी है। और कोई लिंक हो जिससे हम और भी पढ़ सकें? हाँ मैं और एक बता दूंगा आपको, पिंग करूंगा उसका। आपको कोर्स ही लेना है, वो 2000 में देता है वो कोर्स। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे। सब मिल के ले लो, ऐसा नहीं है जरूरी कि। और अगर किसी ने भी एक ने भी लिया, मान के चलो अजय ने लिया है, सब्सक्राइब किया, सबने पैसे इकट्ठा किए, 2 300 रुपए, और एक 2000 का 2500 का जो भी जितने का कोर्स आता है वो ले लिया। 10 घंटे का कोर्स होता है उसका, डिप्लॉयमेंट सिखाता है वो भी अगर आपने फॉलो किया तो उतना सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है वो भी। वैसे तो मैंने जितना भी आपको बोला है वो तो है ही काफ़ी, जो और जितना मैं पढ़ाऊँगा, बट ऐसा होता है कि और क्या पढ़ूँ। तो देखो, एक तो 4-5 लोग मिलके 500 जमा करो। पहले तो 2000 का कोर्स था, शायद अभी 2500 हो गया होगा। 10 घंटे का होता है वर्कशॉप उसका। मैं आपको सर पिंक। ये एमएल ऑप्स का कोर्स होता है क्या सर ये? हाँ एमएल ऑप्स का है वो। बट उससे पहले आपको केड्रो सीखना है, उससे पहले आपको फ्लास्क का एप्लीकेशन सीखना है, जो कि ऑलमोस्ट आपने सीखा है। बट यस। कुछ लोगों का बाकी है, सुशांत, मोनिका, रोहित, ये तीनों लोग थोड़े से ढीले पड़ गए हैं। उनको हमें सर ये फास्ट एपीआई भी देखना पड़ेगा? स्पीड फास्ट एपीआई भी देखना पड़ेगा? फ्लास्क का है तो फास्ट एपीआई सिर्फ नाम चेंज होगा, बाकी तो कुछ खास चेंज नहीं होगा। अब सेम एप्लीकेशन आपके लिए एक्सरसाइज देता हूँ, फास्ट एपीआई यूज करके करो। जो आपने फ्लास्क यूज किया है ना, हाँ उसी को आप क्या करो, फ्लास्क यूज करो और मुझे दिखाओ, स्क्रीनशॉट भेज के। यस। चलो ये एक एक्सरसाइज देते हैं हम आपको। कौन सी सर, एक बार फिर बताएंगे? जो आपने जोमेटो रेटिंग प्रेडिक्शन किया है, उसी को सेम एप्लीकेशन उस समय क्या किया है आपने, फ्लास्क यूज किया है। अब करने वाले हो आप फास्ट एपीआई यूज करके, सेम सेम करना है, कुछ नहीं करना अलग। ओके सर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। चैट जीपीटी से पूछो, किसी से भी पूछो, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। आपको एक आ गया तो दूसरा भी आता है, इतना सिंपल है वो। तो ये इम्प्लीमेंट करो कल परसों तक, और मुझे फ्राइडे के अंदर उसका भी स्क्रीनशॉट करके भेज दो। श्योर सर। यस हाँ ठीक है, ठीक है। सर। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है राइट? ऑल क्लियर? यस सर। यस सुशांत, मोनिका कब ज्वाइन किया लेक्चर? केलंच नाही थोडंसं उशिरा जॉईन केलं तिथे. अच्छा, तर मागची एक्सरसाइज केली का? केड्रो सांगितलेली होती, फ्लास्क एपीआय आणि ऑस्ट्रेलियन वेदर डेटा सेट, या 3 पेज. ऑस्ट्रेलिया वेदर ते केलीच आहे पण ते बाकीचे 2 नाही केले. अच्छा, बाकीच्या 2 पण लवकर करून घ्या, कारण एकदा का हे पुढे गेलं तर परत तुम्हाला पण इंटरेस्ट राहणार नाही,
किंवा ते समजणारच नाही. काय सुरू हो आहे. सर. त्याच्यामुळे मी थोड़ा-सा स्लो आहे, पण अभी अगर सब कुछ कवर करोगे ना आप, तो आगे पूरा मशीन लर्निंग तो सेम ही है, पूरा लॉजिक सेम है, आपको वही प्रेडिक्शन तो आपको सिमिलर वे से करने हैं. मान के अभी देखो यहाँ पे, अभी हम जो डेटा ले रहे हो टैबुलर डेटा है, वहां पे सिर्फ 2 चीजें करते हैं हम सुपरवाइज्ड में, एक तो कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर प्रेडिक्ट करना या फिर डिस्क्रीट वैल्यू के ऊपर प्रेडिक्ट करना, बट बाकी डेटा टैबुलर है. आगे जाके होगा क्या, एनएलपी में होगा आपका टेक्स्ट डेटा आ जाएगा, पैराग्राफ टाइप डेटा आ जाएगा, उसको कैसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है. वहां पे तो 1-2 लेवल एनकोडिंग, 1 हॉट एनकोडिंग नहीं होता है, वहां पे एम्बेडिंग्स होती है, उसका एम्बेडिंग्स में कन्वर्जन होता है. बाकी प्रोसेस में AF/IDF वेक्टराइजेशन कुछ होता है ना सर उसमें? हाँ राइट, वो वाली चीजें होती है, काउंट वेक्टराइजर, TF-IDF, वर्ड टू वेक, बर्ट, वो सारे मॉडल्स है, आगे जाके हम देखेंगे एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं. ऐसी छोटी छोटी चीजें चेंज होती रहेगी प्री प्रोसेसिंग में, बट मॉडल बिल्डिंग तो मॉडल बिल्डिंग ही रहेगा, उस टाइप सेम प्रोसीजर रहेगी. तो धीरे धीरे ऑफ साइड भी हमें देखनी है, ऑपरेशन साइड. सर एक वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क इज कि जनरली इंटरव्यूज में ये सारी की सारी कोडिंग्स पूछी जाती है क्या? Or कोडिंग they will give us for building some data set and they will ask to build something. यस, 1-2 दिन देते हैं, ऐसा कुछ होता है या फिर they will ask to do it in front of them like that? अगर मॉडल बिल्डिंग दिया तो 1-2 दिन 3 दिन देंगे आपको, और अगर पाइथन की कोडिंग है तो सामने शेयर करो स्क्रीन और पूछेंगे आपको पाइथन की कोडिंग. ये 2 टाइप की असाइनमेंट होती है कोडिंग के ऊपर, बाकी कुछ कोडिंग के ऊपर असाइनमेंट नहीं होती है. बट उसमें सर कोडिंग में जनरली पाइथन में बेसिक प्रोग्राम्स पूछते हैं या मतलब क्लास क्रिएट करना, oops, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? कुछ नहीं, सब बेसिक प्रोग्राम्स. ओके ओके. हाँ, स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखाओ, या फिर आप जो मैंने पिछली बार आपको बताए थे पांडास के क्वेश्चंस. हाँ, फैक्टोरियल, स्ट्रिंग और फिबोनाची, कुछ भी हाँ पूछ सकते हो लोग, छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम्स. एक लिस्ट दी है, लिस्ट का सम निकालो विदाउट यूजिंग सम मेथड, कुछ भी पूछेंगे, बट सारे बेसिक प्रोग्राम. ओप्स वगैरह डिफाइन फंक्शन में कहीं नहीं जाएंगे वो लोग. चलो आज का क्लियर है, बाकी लोगों को. वेद, मोनिका, आपका स्टेटस क्या है? रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देखना पड़ेगा. कब कवर करोगी? सैटरडे संडे तक. नहीं, ये तो फ्राइडे कंप्लीट करने के लिए बोला है राइट मैंने, पिछले सारे हाँ. प्रोजेक्ट्स. यस सर. तो ये भी 2 दिन में करो, आगे अगले 2 दिन में ये रिकॉर्डिंग भी फिर से अगर देखनी है आपको तो 2 दिन में कंप्लीट करो, ताकि आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे थर्सडे तक, फिर फ्राइडे सैटरडे तो क्लास फिर से होगी अपनी, राइट? जी सर. और वेद कहाँ गायब है लेक्चर लगा के? नील, स्वप्निल भी गायब है. हॅलो सर. सर रेकॉर्डिंग डबल पाहावी लागेल. रेकॉर्डिंग डबल पाहिली तर आता समजलंय काय आणि नाही समजलं काय, जे आता मी सांगितलेलं आहे ते सांगायला. समजलेलं नाही. डबल रेकॉर्डिंग वाचून समजेल का, ते ऐकून समजेल का तुम्हाला? मागचे लेक्चर्स किती कव्हर केले, जी मराठी सिरीज आहे तुमच्याकडे? सर 8 लेक्चर झाले आहेत कंप्लीट. फक्त? हो सर.
आपण भेटलो कधी होतो अंबेजोगाईत? कमीत कमी एक 15 दिवस 16-17 दिवस तर झालंच असेल असं मला वाटतं भेटून आपण. हो सर. 17 दिवसात फक्त 8 लेक्चर. काय होईल, तुमचा इंटरेस्ट लूज होईल माहिती का? क्लास जर संपला ना एकदा, असंच करत करत संपून जाईल आणि तुम्ही नंतर पण टचमध्ये राहणार नाहीत. आता मी फोर्सफुली तुमच्याकडून करून गेलोय, मागं लागायलो म्हणून तुम्ही येतायत तरी कमीत कमी. नंतर ते राहणारच नाही मोमेंटम. त्याच्यामुळे मी जोपर्यंत आहे अवेलेबल तोपर्यंत काय प्रश्न विचारायचे ते विचारा. जसं अजय आहे, प्रकाश आहे, विवेकानंद आहे. सर सॅम्पल सीबीज वगैरे कसे बनवायचे ते काय कळेल का आपल्याला? म्हणजे बिकॉज वी विल कीप अवर सीबीज रेडी ना, म्हणजे काय होईल थोडंसं. आणि जरी तुम्हाला पाहिजे असतील, इफ यू वॉन्ट टू सी सम रिझ्युमेज, राईट, सॅम्पल्स रिझ्युमेज, आय विल शेअर विथ यू. आणि आणखीन तुम्ही काम करू शकता, रॅन्डम प्रोफाईल वरती जाऊ शकता, ह्याच्या लिंक्डइनच्या राईट. सायंटिस्टच्या. काही लोकांनी रिझ्युमे तिथं अपलोड केलेले असतात त्यांच्या फीचर्समध्ये, तर ते पाहू शकता. इव्हन प्रोजेक्ट्स पण ऍड केलेले असतात, ते पण पाहू शकता की त्यांच्या रिझ्युमेमध्ये हे असे प्रोजेक्ट्स आहेत. ठीक आहे. यस सर, यस. चलो, अब हम मॉक भी ले लेंगे आपकी मशीन लर्निंग के ऊपर. वैसे अजय का स्टार्ट का भी मॉक बाकी है, बाकी लोगों का तो ले लिया था मैंने. सर वो भी करते हैं. हाँ, स्टार्ट का भी आपका करा लेंगे. और जो मशीन लर्निंग अभी तक जितना भी पढ़ा है हमने, सिर्फ मशीन लर्निंग, वो भी कवर करेंगे. उसके लिए आपको 4 दिन में देता हूँ, ये वाले 4 दिन सैटरडे संडे से आपका मॉक होगा. ठीक है. पहला मॉक अजय का होगा सैटरडे स्टार्ट के ऊपर. ओके सर. ओके सर. हाँ, उसके बाद आपका होगा सीधा ट्यूसडे को मशीन लर्निंग के ऊपर. फिर सुशांत और मोनिका ने ऑलरेडी स्टार्ट का दिया है, उनका होगा इस संडे को. इस संडे को दोनों का भी होगा आपका मशीन लर्निंग के ऊपर. ओके सर. हाँ, 6 से 6:30 मोनिका और 6:30 से 7 बजे तक सुशांत, ओके सर. आप दोनों का. और अगर आप दोनों अवेलेबल है सुशांत मोनिका, तो आप घर आ सकते हो. ठीक है, अगर आप अंबेजोगाई में हो तो. टाइम निकालो. फिलहाल तो सर पुणे में हूँ, पुणे में. अच्छा, ठीक है, कभी भी आओगे तब बता देना. हाँ, ठीक है. हाँ. और फिर प्रकाश आपका होगा मंडे. यस सर, चलेगा सर. हम्म. ऑन स्टैट्स और एमएल सर. हिसाब से आप मुझे कॉल करो. सर स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग. नहीं, मशीन लर्निंग का. मशीन लर्निंग का होगा. ओके सर, नो प्रॉब्लम. हाँ. और वेद आपका भी ट्यूसडे वेडनेसडे को हम करेंगे. वेद शायद लेक्चर लगा के, पता नहीं कहाँ गए वेद भाई. और स्वप्निल यस सर. जितना आपने कवर किया है उसके ऊपर आपका होगा सर वेडनेसडे. तोपर्यंत सर 15 लेक्चर कव्हर करतो मी. ठीक है. फर्स्ट 15 लेक्चर्स और पाइथन की कोडिंग, हो इसके सर. ऊपर बेस प्रोग्राम होंगे 10 प्रोग्राम. आप ही मुझे भेजो 10 प्रोग्राम. ठीक है. हो सर. गिग्स फॉर गिग्स के पाइथन एक्सरसाइज, गिग्स फॉर गिग्स की 10 प्रोग्राम आपको मुझे भेजना है. सिमिलर प्रोग्राम में आपको पूछूंगा, सिमिलर, एग्जैक्ट सेम नहीं, बट आपको आ जाएगा आराम से. अगर आपने वो लॉजिक समझ के 10 प्रोग्राम किए हो तो ही आ जाएगा. ठीक है. फिर से हो हम सर. मिलेंगे सैटरडे. उससे मेरा पहले मॉक कब होगा? अच्छा, आप अरे वेक तो राहिलं का तुझं? अगले थर्सडे वेक. ठीक है सर. ओके. आपका मशीन लर्निंग का होगा.
और जो मैं सैटरडे संडे भी कवर करूंगा वो भी मैं पूछ लूंगा। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर एक हम सेशन लेंगे ऐसा ही प्रोडक्शन रेडी कोड और केड्रो के लिए एंड टू एंड हम कैसे एक डेमो अरेंज करेंगे जहाँ पे हम वॉक थ्रू करेंगे पूरा ही प्रोजेक्ट स्क्रैच से, और उनकी नोटबुक्स भी कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। उनकी भी एक जुपिटर नोटबुक होती है, केड्रो जुपिटर लैब बोल के एक होती है, उसका भी वॉक थ्रू हम करेंगे। चलो वो फिर। शायद IPython एनवायरनमेंट कुछ ऐसा देते हैं, वो ट्राई किया था लेकिन कई बार रन हुआ कई बार नहीं हुआ। नहीं होता है वो रन, देखेंगे ठीक है, हम उसको देखते हैं उसको। हम्म, चलो ठीक है फिर गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट सर, Thank गुड you, नाइट sir. एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। The meeting has ended. Thank you for joining. Goodbye.